अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। चैप्टर है हमारा फंक्शंस एंड ग्राफ्स। ठीक है, तमाम क्वेश्चन कराने हैं 1 से लेके 13। डिटेल एक्सप्लेन करूँगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा तो बात अच्छी समझ में आएगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि भाई अगर आपने अभी तक गैस पेपर बाय नहीं करे हैं तो ज़रूर बाय करें। 200 इसके PDF की प्राइस है। ठीक है, इसमें तमाम हमने चैप्टर वाइज दिया हुआ है, तमाम इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, तो उन्हें आप ज़रूर सॉल्व करें। पेपर में आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इजी पैसा नंबर आ रहा होगा, उसी पर इजी पैसा करके 200 पे करके PDF में आप ये ले सकते हैं। एक बात और याद रखिएगा, ऑल सब्जेक्ट्स हैं। और जो बच्चे ग्रुप में ऐड हैं तो ग्रुप में तो उन्हें ये आ गए होंगे, ग्रुप वाले तमाम स्टूडेंट्स के पास ये मौजूद हैं। आई होप आप लोग ज़रूर बाय करेंगे। एक बात बता दूं कि जो मैं चीज़ें एक्सप्लेनेशन स्टार्ट में दूंगा ना फंक्शंस की, उन्हें ज़रूर देखिएगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलें शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है समझते हैं फंक्शन क्या है। ये लिखी हुई फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, अगर आपने वीडियो के 5 से 10 मिनट ये वीडियो देख ली तो यकीन माने आप फंक्शन में चीता हो जाएंगे। आप फंक्शन समझ में आ जाएगा फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो आपने पूरा बात सुननी है मेरी। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बड़ी सिंपल चीज़ है और कोई इसमें हार्ड कैलकुलेशन भी नहीं है। आप बहुत हार्ड काम कर कर आ चुके हो पीछे, ये बिल्कुल हलवा है, हलवा। अच्छा देखो, फंक्शन क्या होता है? रिलेशन। रिलेशन यानी ताल्लुक़, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से क्या ताल्लुक़ है, फंक्शन ये बताता है। फंक्शन में आपको हमेशा 2 सेट दिए हुए होंगे, A और B। मैं अभी बना के दिखाता हूँ। और फिर उन 2 सेट्स के दरमियान क्या रिलेशन है, ये आप फंक्शन में बताते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस बोट का मार्कर से क्या रिलेशन है? ये बोट का मार्कर से क्या रिलेशन है कि मार्कर बोर्ड पे लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, तो एक रिलेशन है ना। अगर बोट होगा मार्कर नहीं होगा, बेकार है। मार्कर है बोर्ड नहीं है, बेकार है। इसी तरह से फंक्शन 2 सेट के दरमियान क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक़ है, ये बताता है। अब वो ताल्लुक़ किस तरह का होता है? ग्रेटर देन, लेस देन। अब मैं बना के दिखाता हूँ। आपके पास सेट A है, याद रखना 1 2 1 4 कर लेते हैं, 1 4। ये आपके पास सेट A है। ठीक है, याद रखना जो आपके पास एलिमेंट होते हैं सेट A के, हमेशा याद रखना फर्स्ट सेट के। यहाँ तो मैंने A को फर्स्ट सेट लिया है, लेकिन अगर यहाँ B भी लिखा हुआ होता और B आपका पहला सेट होता तो उसके एलिमेंट को आप क्या बोलते हैं? डोमेन। हमेशा अपने पास लिख के रख लो, द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज कॉल्ड डोमेन। यहाँ लिख रहा हूँ, द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे? डोमेन। ठीक है, अभी समझ लो ताकि आपको मुश्किल ना हो। अच्छा, अब जो आपके दूसरे सेट के एलिमेंट हैं, यानी जो सेकंड सेट के एलिमेंट्स हैं, उन्हें आप क्या बोलोगे? कोडोमेन। तो यहाँ लिख लो, द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट इज कॉल्ड, हाँ, कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन। समझ में आ गई बात? कोडोमेन। ये लो, लिख लिया। अब इसको अपने पास लिख लो। अब फंक्शन समझते हैं। तो अब बात ये आती है कि आप इस सेट को लिखोगे कैसे, फंक्शन के लिए इसको कैसे लिखोगे। तो याद रखना, जब भी फंक्शन के लिए आप सेट को लिखोगे ना, तो ऐसे नहीं लिखोगे, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी नहीं लिखोगे। आप ऐसे लिखोगे, ये बनाओगे A और यहाँ पर एक ये आप इस तरह का शेप बना दोगे। ठीक है, और 1 और 4 ये जो एलिमेंट्स हैं उसको इस तरह लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे B, फिर आप ये इस तरह लिख दोगे 2। अब मैंने क्या कहा? फंक्शन रिलेशन बताता है। अब हम क्या रिलेशन चेक कर रहे हैं? इज लेस देन, यानी हम ये रिलेशन चेक कर रहे हैं कि क्या इस सेट के एलिमेंट इस सेट से बड़े छोटे हैं या नहीं, क्या इस सेट के एलिमेंट इस सेट से छोटे हैं या नहीं। अगर हर एलिमेंट का रिलेशन निकला और वो सही निकला तो ये फंक्शन, वरना नहीं। भाई देखो, आप मार्केट में जूते लेने जाते हो, आपके साइज़ के होते हैं तो ले लेते हो, नहीं होते तो नहीं लेते। फॉर एग्जांपल, एक जूता आपके साइज़ का निकल गया, दूसरा जूता है ही नहीं, मतलब एक पाँव का जूता आपके साइज़ का, दूसरे पाँव का जूता आपके साइज़ का है ही नहीं, तो आप नहीं लोगे ना। बिल्कुल यहाँ भी वही चीज़ है मेरे भाई। देखो, आप चेक करते हो रिलेशन। अब रिलेशन क्या लिखा है मैंने? इस लेस देन। रिलेशन क्या रखा है? लेस देन। तो क्या 1 2 से लेस देन है? सही है, तो यानी एक चीज़ तो सही हो गई।
अच्छा, क्या 4 2 से लेस देन है? नहीं, तो ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। ठीक है, रिलेशन आपने देखा ना, मैंने रिलेशन निकाला, 1 इज लेस देन 2, देखो 1 इज लेस देन, चीते हो जाओगे यकीन मानो, एक्सरसाइज तो ऐसे करोगे चुटकियों में। 1 इज लेस देन 2, ठीक है, करेक्ट हो गया। 4 इज लेस देन 1 2, नहीं, रॉन्ग, तो ये फंक्शन नहीं है। सही है। अब फंक्शन है या नहीं कैसे पता चलेगा ये भी बताता हूँ। ये तो समझ गए आप, ये बात तो समझ में आ गई। चलो अब थोड़ी सी और चीज़ समझो, इमेज क्या होती है और रेंज क्या होती है। देखो इमेज IMAG, इमेज और रेंज सेम ही चीज़ को कहा जाता है, समझ रहे हो। जो एलिमेंट यूज़ हुए हैं ना, आपके पास सेट बी से, वो आपके पास क्या होगी? रेंज। क्या कहोगे उसे आप कहोगे रेंज, समझ रहे हो। देखो हर बार ऐसा नहीं होगा कि कोड डोमेन ही रेंज है, ख़ास कंडीशन है। जो एलिमेंट आप यूज़ करोगे ना बी से, ए के साथ जिनका रिलेशन बनाओगे बी के साथ, वो आपके पास हो जाएगी रेंज। अभी आगे मैं ज़्यादा नंबर लिखूंगा ना और अच्छी तरह बात समझ में आएगी। और इसको इमेज भी कहते हो कि 1 2 के साथ इमेज बना रहा है, 4 2 के साथ इमेज बना रहा है। समझ में आ गई बात, लिख ली। चलो रिलेशन होता है ये भी समझ में आ गया। आप मुख्तलिफ़ चीज़ का रिलेशन देखते हो ताकि पहचान सको। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मामू और मामी का क्या रिलेशन है, वो दोनों एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हैं, ताकि आप उन्हें पहचान सको। तो इसी तरह आप नंबरों में भी रिलेशन देखते हो, सेट में भी रिलेशन देखते हो, तो उस रिलेशन को फंक्शन में पढ़ते हो। अब फंक्शन को लिखा कैसे जाता है ये सबसे बड़ी बात है। 1 2 का फंक्शन था ना, 1 और 2 में फंक्शन बन रहा था, तो 1 इंटू 2 ऐसे लिखा जाता है आपके पास फंक्शन। ठीक है, इस तरह लिखा जाता है, समझ गए। अभी बहुत डिटेल में जाएंगे तो बात और अच्छी समझ में आएगी। माशाल्लाह से आपको डोमेन भी समझ में आ गई, कोड डोमेन भी समझ में आ गई, इमेज और रेंज भी समझ में आ गई। अब थोड़ा सा हार्ड लेवल पे काम करते हैं बस। फिर मैं आपको ये जो लिखी हुई डेफिनेशन है ना, किताबी डेफिनेशन, ये पढ़ के बताऊंगा। आप बोलोगे सर अच्छा ये था ये, फिर आप ये कहोगे क्योंकि आपको बात समझ आ जाएगी। चलो अब सबसे पहले आपने पहचानना है कि फ़ंक्शन है या नहीं, उसके बाद एक्सरसाइज में मज़ीद चीज़ें आपके लिए क्लियर करूँगा मैं। ठीक है, ये अभी मैं समझा रहा हूँ फिल फॉर। आपके पास एक x है, एक सेट x है, ठीक है, और एक सेट y है। डायरेक्ट इसे मैं फंक्शन की फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये हो गया 1 2 3। याद रखना, आपको पता है सेट में कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, वो नेचुरल नंबर का सेट भी हो सकता है, होल नंबर का भी, किसी भी चीज़ का सेट हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सेट में हमेशा नंबर आ रहे हैं या यहाँ पर नंबर आ रहे हैं, ABCD XYZ भी आ सकते हैं, अभी आगे आएंगे आपके लिए। अच्छा 4 5 6, समझ गए मेरी बात। सबसे पहले मुझे बचाएंगे आप लोग, ये क्या है, इस एलिमेंट को क्या कहेंगे? माशाल्लाह, ठीक है, इस एलिमेंट को क्या कहोगे? डोमेन। समझ गए, डोमेन। देखो कितनी प्यारी बात समझ में आई आप लोगों को, डोमेन। जब दिल से समझाओगे तो बात समझ में आएगी। इन एलिमेंट को क्या कहेंगे? कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन, डोमेन। ठीक है, चलो ये बात भी समझ में आ गई आप लोगों को। अच्छा, अब 1 4 के साथ मिलकर क्या बना रहा है? इमेज। क्या बना रहा है? इमेज बना रहा है। अच्छा 2 5 के साथ मिलकर क्या बना रहा है? इमेज। अब 2 3 के साथ मिलकर क्या बना रहा है? इमेज। अब मैं आपको बताता हूँ फंक्शन है या नहीं, उसकी कंडीशन क्या है। कंडीशन फॉर फंक्शन, अब आपको बात बहुत अच्छी समझ में आएगी। कंडीशन फॉर फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? हमेशा याद रखना, बस इन दो चीज़ों को चेक करना, आपको पता चल जाएगा फंक्शन है या नहीं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि x के तमाम एलिमेंट इमेज बनाएंगे तो ही फंक्शन होगा। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एवरी एलिमेंट, लिखो उधर अपने पास, एवरी एलिमेंट ऑफ x मेक इमेज विथ किसके साथ? y क्या है? आपके पास सेट है। देखो ये फंक्शन नहीं है, उसकी वजह क्या है? 1 2 के साथ तो इमेज बना रहा है,
सॉरी 1 4 के साथ तो इमेज बना रहा है, 2 5 के साथ भी इमेज बना रहा है, लेकिन 3 नहीं बना रहा, तो इसीलिए फंक्शन नहीं होगा। भाई आपको हर चीज़ का रिलेशन देखना है ना, यहाँ पर तो 3 का रिलेशन ही नहीं निकला, तो फंक्शन नहीं हुआ। बात लिखी हुई है रिलेशन, ख़त्म, खल्लास। एक चीज़ समझ आ गई माशाल्लाह से। दूसरी चीज़, अगर x का जो एलिमेंट है वो 2 इमेज बना रहा है तो भी फंक्शन नहीं है। इफ़ सेम एलिमेंट ऑफ x, if same element of x make 2 image, it is not a function। कितनी प्यारी बात लिखी है मैंने। देखो फंक्शन है या नहीं कैसे पता चलेगा? अगर फंक्शन नहीं होगा, अगर आपके पास क्या होगा, इफ़ सेम एलिमेंट ऑफ x मेक 2 इमेज इट इज़ नॉट अ फंक्शन। फंक्शन होने के लिए क्या ज़रूरी है कि x के तमाम एलिमेंट इमेज बनाए, एक बात। और दूसरी बात ये है कि एक एलिमेंट एक ही इमेज बनाए। जैसे देखो ये 2 ने 2 इमेज बना ली, एक तो 2 ने 3 के साथ, एक तो 2 ने 5 के साथ इमेज बना ली, एक तो 2 ने 6 के साथ इमेज बना ली, तो इसीलिए फंक्शन नहीं है। समझ गए? अब याद रखोगे ज़िंदगी भर, ठीक है बात। अब इसको वो बना देते हैं, फंक्शन बना देते हैं। चलो अब मैं आपसे पूछता हूँ ये फंक्शन है या नहीं है? क्या ये फंक्शन है? देखो एक कंडीशन पूरी हो रही है, एक तो तमाम एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, फंक्शन है। और ऊपर से हर इधर से एक एलिमेंट इस इधर के एक एलिमेंट के साथ इमेज बना रहा है। देखो इधर के एलिमेंट को आप 2 बार यूज़ नहीं कर सकते, ये ओनली 1 टाइम यूज़ होगा। यहाँ लिख लो 1 टाइम यूज़। इसको आप 2 टाइम यूज़ कर सकते हो, 2 टाइम या 2 से ज़्यादा टाइम यूज़ करते हो, 2 टाइम यूज़। अच्छा अभी मुझे बताओ ये फंक्शन है या नहीं? जी सर फंक्शन है, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ ये फंक्शन है या नहीं है? अब मुझे बताओ ये फंक्शन है या नहीं है? जी सर ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि एक तो तमाम एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं x के, फंक्शन है, और ऊपर से एक एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ मिल रहा है, यानी इधर का एक एलिमेंट इधर के एलिमेंट के साथ इमेज बना रहा है। हमेशा याद रखना इधर का सिर्फ एक एलिमेंट ही आप यूज़ कर सकते हो। मतलब 3 को, मतलब 2 को आपने 5 से मिलाया, ठीक है, 3 को भी 5 से आप मिला सकते हो। यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट यूज़ होगा, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स यूज़ हो सकते हैं, यानी 2 एलिमेंट के साथ मिल सकते हैं। यहाँ के 2 एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट के साथ मिल सकते हैं, ये ट्रू है, ठीक है। तो ये फंक्शन है। अब पहचान गए ना फंक्शन की कंडीशन, मैंने लिख भी दिया है, बस ये 2 चीज़ें चेक करना, आप हमेशा वो हो जाओगे सेटिस्फाई। इफ़ सेम एलिमेंट ऑफ x मेक 2 इमेज इट इज़ नॉट अ फंक्शन। अगर एक इमेज बनाएगा तो फंक्शन है। चलो अब आपको मैं डेफिनेशन पढ़ाता हूँ, उसके बाद बुक की एक्सरसाइज कराता हूँ। अ फंक्शन f फ्रॉम, ये जो भी लिखा है अपने पास लिख लेना, ठीक है। अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज़ डिफाइंड। फंक्शन f a टू b यानी a से b का फंक्शन क्या होता है, इसको a और b ले लो, कोई मसला नहीं है। नाम तो कुछ भी दे सकते हो सेट को। अगर मेरा नाम फैज़ है, अगर मेरे माँ बाप ने मेरा नाम जो है वो हसन रखा होता तो आज सर हसन बोलते आप मुझे, तो नाम तो कुछ भी रखा जा सकता था, लेकिन अच्छा नाम। इफ़ फॉर एवरी एलिमेंट ए का, यानी वो ऐसा हो सकता है ए का एवरी एलिमेंट इमेज बनाए या एग्जिस्ट करे यूनिक एलिमेंट बी के साथ, तो वो फंक्शन है। चलो ये तो किताबी बातें हो गई ना। अब आ जाओ ज़रा एक्सरसाइज की तरफ। कहाँ रह गए? अब आपको फंक्शन पहचानने में और आसानी हो जाएगी। सबसे पहले कराएंगे हम अपने स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन भी कराऊंगा, फंक्शन की कुछ टाइप्स भी होती हैं, और अच्छी बात समझ में आएगी। भूलना मत भाई, बहुत मेहनत करके समझाइए चीज़। बस मैं ये चाहता हूँ आप लोगों को बातें याद रहें और आप अच्छे अच्छे नंबर भी लेकर आओ और सीखो भी। चलो आओ ज़रा, ये रही बुक मेरे पास, इसको मैं आपके लिए लिखता हूँ। अच्छा क्वेश्चन भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अच्छा ये रहा क्वेश्चन, और अब इसके आएंगे आपके पास पार्ट्स। अब पहला पार्ट क्या दिया हुआ है? पहले पार्ट में वो बता रहे हैं ये आपके पास क्या है, x। अच्छा मैं आपसे 2-3 चीज़ें और भी पूछूंगा ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाएं। अब रेंज को लेके जिस बच्चे को डाउट है वो डाउट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा यहाँ पर।
1 2 3। अब ये क्या है, इसके ऊपर फंक्शन बन रहा है। फंक्शन बन रहा है, क्या बन रहा है, मतलब रिलेशन चेक कर रहे हैं एक्स और वाई का क्या रिलेशन है। देखो रिलेशन तो आपको लिख के नहीं दिया हुआ, लेकिन रिलेशन कुछ भी हो सकता है। हो सकता है A1 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा हो, कुछ भी रिलेशन हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है लेट एक्स। अब देखो मैंने क्या कहा था, आप फंक्शन के लिए इस तरह ब्रेसेस में नहीं लिखोगे, इसे यूँ खोल के लिखो, इस तरह बनाओगे। वाई देखो ये बन गया। अब एक्स क्या है, सेट 1 है आपका, ए सेट है। वाई क्या है, सेट 2 है आपका, सेकेंड सेट है। स्टेट वेदर और नॉट द रिलेशन इंडिकेट बाय द फॉलोइंग फिगर। ये बस ये पूछ रहे हैं कि क्या ये फंक्शन है या नहीं। फंक्शन कब होगा, जब एक्स और वाई के दरमियान कोई रिलेशन होगा, ठीक है, या जो कंडीशनें पढ़ाई हैं वो सेटिस्फाई हो रही होंगी। आर फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई और नॉट। देखो बुक के मुताबिक A1 के साथ क्या बना रहा है, इमेज बना रहा है। C2 के साथ क्या बना रहा है, इमेज बना रहा है। अच्छा अभी बताओ ये क्या है, डोमेन है ये, ठीक है, ये डोमेन है। डोमेन हो गई आपकी माशाल्लाह, ये क्या हो गई आपकी, कोडोमेन हो गई, कोडोमेन। अब बताओ ये फंक्शन है या नहीं। क्या पढ़ाया था मैंने फंक्शन के लिए कि x के तमाम एलिमेंट यूज़ होने चाहिए, यानी x के तमाम एलिमेंट y के साथ इमेज बनाएंगे। तो यहाँ पर b तो खाली रह गया, बेचारा b बोल रहा है मैं क्या करूँ, तो इसीलिए ये नॉट आ फंक्शन हो गया। ठीक है मेरे भाई और मेरी बहनें, क्लैरिटी, बात समझ में आई, बहुत माशाल्लाह से प्यारी बात करी मैंने। ठीक है चलो आ जाओ, अब आगे एक और कंडीशन देखो, इसी को पार्ट 2 बना लेते हैं। सेम ही चीज़ पार्ट 2 भी बना के दी हुई है। थोड़ी सी तब्दीलियाँ वाक़ई होंगी, तब्दीलियाँ कर लेते हैं, आपके सामने ही करते हैं तब्दीलियाँ, ताकि हमारे स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। चलो ये आ गया A, ये आ गया आपका ये x आ गया, और ये x आ गया, ये y आ गया। चलो A जो है वो 2 के साथ इमेज बना रहा है, ठीक है। B जो है वो 1 के साथ इमेज बना रहा है। B जो है वो 3 के साथ भी इमेज बना रहा है, ये क्या बात हो गई। और C जो है वो 2 के साथ इमेज बना रहा है। क्या ये फंक्शन है, नहीं। क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि सर B ने 2 इमेज बना ली। एक बात तो चलो ठीक है, तमाम एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, लेकिन दूसरी बात गलत हो गई। फॉर एग्जांपल आपकी एज, आपका नाम सेम होगा जब ही आपकी बात हो रही होगी। फॉर एग्जांपल कोई कहता है फैज़, एज बता दी मेरी, अब एज मैं नहीं बता रहा क्या है मेरी, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैंने अपना नाम बता दिया, यानी ये मेरी बात हो रही है फैज़ की। लेकिन अगर एज गलत है, नाम सही है, तो ये मैं तो नहीं हूँ, कोई और हो सकता है। एज 5 साल है, नाम फैज़ है, तो क्या मैं ही हूँ, नहीं ना, कोई और हो सकता है। इसी तरह से फंक्शन में भी है मेरे भाई, तमाम एलिमेंट तो यूज़ हो गए, लेकिन मसला क्या है, B 2 बार यूज़ हो गया, तो ये नॉट आ फंक्शन हो गया, ये कोई फंक्शन नहीं है। चलो क्लैरिटी आ गई, ये भी फंक्शन नहीं है, इससे पहले वाला भी फंक्शन नहीं था, तो फिर फंक्शन है क्या, अब पता चलेगा फंक्शन के बारे में आपको मज़ीद। चलो x आ गया आपके पास, x क्या आ गया, A B C माशाल्लाह। y क्या आ गया, 1 2 3। अब रिलेशन कैसा है, A जो है वो हमारे 2 भाई साहब के साथ मिल रहा है, और C जो है हमारा 2 भाई साहब के साथ मिल रहा है, B जो है हमारा 3 भाई साहब के साथ मिल रहा है। तो क्या ये फंक्शन है या नहीं है, ये फंक्शन है। एक और कंडीशन देख लो, मैंने क्या कहा था, ये बात मैंने बताई नहीं थी, फिर बता रहा हूँ। फंक्शन में अगर यहाँ वाले एलिमेंट एम्प्टी रह जाए, मतलब कोई इमेज ना बने, एम्प्टी आ जाए, कोई मसला नहीं है, यहाँ वाला एलिमेंट कोई एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बात तो ये हो गई क्लियर। और एक और बात मैंने बताई थी आपको कि 2 एलिमेंट्स यूज़ हो सकते हैं, 2 एलिमेंट यूज़। तो देखो यहाँ पर A भी 2 के साथ इमेज बना रहा है, A भी 2 के साथ, C भी 2 के साथ, तो भी ये फंक्शन है। फिर से बता रहा हूँ कि इसके लिए क्या ख़ास है, अगर इसका कोई एक एलिमेंट रह भी जाए तो मसला नहीं है,
फंक्शन होगा। और इसके साथ साथ अगर कोई दो एलिमेंट के साथ इमेज बन रही होगी, मतलब यहाँ वाले दो एलिमेंट एक के साथ इमेज बना रहे होंगे, तो भी कोई मसला नहीं है, फंक्शन है। तो टू एलिमेंट यूज़ या यहाँ के दो एलिमेंट इसके साथ इमेज बना सकते हैं, तो ये फंक्शन है। चलो अब आपको डोमेन और कोड डोमेन पहचानने में तो कोई मुश्किल नहीं हो रही होगी, वो तो आपको पता है। मुझे रेंज बताओ, रेंज बताओ। इससे पहले मैंने रेंज क्यों नहीं पूछी, क्योंकि वहाँ पर आपके पास फंक्शन नहीं था। इससे पहले मैंने रेंज क्यों नहीं पूछी, क्योंकि वहाँ पर आपके पास फंक्शन नहीं था। यहाँ फंक्शन है तो रेंज आएगी। तो जो एलिमेंट यूज़ हुए हैं आपके पास इस वाले सेट से, जो एलिमेंट आपके पास यूज़ हुए हैं, तो जो एलिमेंट यूज़ हुए हैं वो आपके पास रेंज के एलिमेंट है, जैसे 2 और 3। समझ गए? अब अगर ये भी यूज़ हो जाता, जैसे कि अगर ए जो है वो 1 के साथ इमेज बना लेता, तो ये रेंज आपके पास 1 भी आता रेंज में। समझ गए ना मेरी बात? चलो अब तो क्लियरिटी हो गई। अब आप फंक्शन पहचानने में कभी नहीं घबराओगे, अब आपको सिंपल फंक्शन पहचानने में आ जाएगा। 4 चीज़ें याद रखना, कुछ 4-5 चीज़ें याद रखना। एक ये चीज़ याद रखना कि एक्स के तमाम एलिमेंट यूज़ होने चाहिए। एक ये चीज़ याद रखना कि एक्स के एक एलिमेंट दो इमेज नहीं बनाए, यानी ए 1 के साथ भी मिल रहा है और ए 2 के साथ भी मिल रहा है, ये नहीं हो सकता। ए को एक ही के साथ मिलना होगा। हाँ, यहाँ पर ये हो सकता है कि कोई एलिमेंट एम्प्टी भी रह सकता है, यहाँ पे नहीं रह सकता, लेकिन यहाँ पे एम्प्टी रह सकता है। यहाँ पे दो इमेज, मतलब दो के साथ इमेज नहीं बनाई जा सकती, यहाँ पर 2 के साथ इमेज नहीं बनाई जा सकती, लेकिन यहाँ बनाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल ए 2 के साथ भी बना रहा है और सी 2 के साथ। अगर ऐसा होता कि ए 1 के साथ भी बनाता, ए 2 के साथ, तो ये फंक्शन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर यूज़ हो रहा है तो फंक्शन है। चलो क्लैरिटी आ गई, बात बहुत अच्छी समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ और अब आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन बताता हूँ। तो स्टूडेंट अब आपके पास ये रहा, अब आपने क्या बतानी है, टाइप ऑफ फंक्शन। देखो फंक्शन मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। अब मैं आपको सिखा दूंगा कि ये किस तरह का फंक्शन है और टाइप ऑफ फंक्शन क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से फंक्शन की जो है वो बात की जा रही है। सबसे पहले इन्होंने हमारे से बात की है, ये कौन सा फंक्शन है, ये है बाइजेक्टिव। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव एंड बाइजेक्टिव। यानी ये फंक्शन इंजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है या सर्जेक्टिव, ये आपने बताना है। होंगे फंक्शन, लेकिन फंक्शन की भी टाइप होती हैं। फॉर एग्जांपल हम सब हैं तो इंसान, लेकिन कोई पाकिस्तानी होता है, कोई इंडियन होता है ना। तो हमारी कंट्री अलग अलग होती हैं कभी कभार, और कभी कभार हमारा मुल्क तो सेम होता है लेकिन सूबा अलग होता है, सूबा भी सेम होता है, शहर अलग होता है। तो इसी तरह से फंक्शन तो सब हैं, लेकिन कौन सा फंक्शन है ये बताना है। अब ये कौन सा फंक्शन है, देखो जब भी यहाँ के तमाम एलिमेंट के साथ एक एक इमेज बनाएंगे तो वो फंक्शन होगा बाइजेक्टिव। अच्छा रीज़न भी देना है, तो रीज़न यानी वर्डिंग भी लिखनी होगी छोटी सी, आपको समझ रहे हो मेरी बात। अच्छा बाइजेक्टिव को आप प्यार से एक और नाम भी देते हो 1 to 1। 1 to 1 बात समझ भी आ रही है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ इमेज बना रहा है। 1 to 1 भी कहा जाता है, या इसे एंड ऑन टू भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, अक्सर एमसीक्यू में से भी पूछ सकते हैं वो। तो ये क्या हुआ, याद रखना, जब भी एक एलिमेंट आगे वाले सिर्फ एक एलिमेंट के साथ इमेज बना रहा हो, देखो 2 1 के साथ, 5 2 के साथ, 8 9 के साथ, तो ये कहलाएगा बाइजेक्टिव। समझ रहे हो ना मेरी बात। बाइजेक्टिव बिकॉज BECAUSE, बिकॉज F1 इज 1 to 1 या एंड ऑन टू। ठीक है, ये इसका रीज़न है। समझ गए ना, भूलना मत भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसलिए अभी और भी टाइप्स बताता हूँ, टेंशन नहीं लो, और भी बता रहा हूँ और भी करा रहा हूँ। ये तो अभी एक ही पे बात की है मैंने। अच्छा ये समझ में आ गया, जब भी एक एलिमेंट दूसरे से मिले, ऐसा नहीं हो रहा होगा कि ये एलिमेंट इससे भी मिल रहे या ये इससे, फिर तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। या ऐसा भी नहीं हो रहा होगा कि 2 1 से मिल रहा है, 5 भी 1 से, नहीं, एक एलिमेंट एक और कोई भी खाली नहीं रहेगा। अच्छा चलो ये तो समझ में आ गया। अब दूसरा देखो ज़रा, दूसरा देखो, ये x है 2 5 8,
ठीक है, और ये y है, ये x है। अच्छा इसको रिमूव चलो लेकर रख देते हैं, ये y है, ये x है, ये y है। अच्छा -3 1 2 9। अब देखो 2 -3 के साथ इमेज बना रहा है, 1 2 के साथ ये थोड़ा क्लैरिटी नहीं है इसमें, आई थिंक 5 1 के साथ इमेज बना रहा है, या ये भी ले सकते हो कि 5 2 के साथ इमेज बना रहा है, तो भी एक ही बात होगी, कोई गलत बात नहीं होगी। ठीक है, उन्होंने बीच में बनाया हुआ, समझ नहीं आ रहा है कि 5 1 के साथ इमेज बना रहा है या 2 के साथ। अच्छा देखो, अब इस तरह के फंक्शन को क्या कहोगे, ये भी फंक्शन है। सर ये तो फंक्शन नहीं है, क्यों भाई, ये फंक्शन है। एक तो इधर के तमाम एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, उसके साथ साथ एक एलिमेंट एक ही इमेज बना रहा है इधर, लेकिन सर 2 खाली रह गया। तो मैंने कहा था कि अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट एम्प्टी रहे, मतलब कोई एलिमेंट बगैर इमेज बनाए रह जाए तो मसला नहीं है, फिर भी फंक्शन होगा। ये एलिमेंट स्किप हो गया, कोई मसला नहीं है, फिर भी फंक्शन है। यहाँ पर 2 एलिमेंट भी यूज़ हो सकते हैं और एक एलिमेंट एम्प्टी भी रह सकता है। अब ये कौन सा फंक्शन है, ये आपके पास होता है, ये इंजेक्टिव फंक्शन होता है। ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा, बिल्कुल सही, इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। अच्छा इंजेक्टिव फंक्शन को एक और नाम से भी पुकारा जाता है आप लोगों की बुक में, इंजेक्टिव फंक्शन को देख लेते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन को आपके पास 1 to 1 फंक्शन भी कहा जाता है। याद रखना, मैं लिख देता हूँ, इसे 1 to 1 भी कहा जाता है। 1 to 1 एक जैसे नाम है, लेकिन याद कर लोगे तो हो जाएंगे। ठीक है, ये इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव में क्या हो रहा होगा कि एक एलिमेंट एम्प्टी रह रहा होगा। ठीक है, एक एलिमेंट सेकेंड सेट से एम्प्टी रह रहा होगा। इंजेक्टिव, इंजेक्टिव वर्डिंग लिखो, बिकॉज BECAUSE, बिकॉज क्या, डिस्टिंक्ट, यानी डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन। देखो डोमेन के एलिमेंट, इसको क्या कह रहे हैं, डोमेन, आपको मैं बता चुका हूँ। अच्छा इसमें रेंज क्या बन रही होगी, रेंज बना देता हैं, पहले लिख लेते हैं, हैव डिस्टिंक्ट इमेज, डिस्टिंक्ट इमेज, इमेज किसके साथ बन रही है, इसके साथ। अच्छा रेंज बताओ ज़रा मुझे भाइयों और बहनों, -3 1 और 9। सर आपने 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 किसी के साथ इमेज नहीं बना रहा। चलो क्लैरिटी आ गई, ये देखो 1 to 1 फंक्शन भी लिख दिया। चलो क्लैरिटी आ गई, रिमूव करते हैं, बाकी भी कराता हूँ। ठीक है, अब याद आप लोगों को रखना है, मैंने पढ़ा दिया, आपको बता दिया, याद रखेंगे आप लोग, ताकि भूलें ना कभी ज़िंदगी में। ठीक है, आ जाओ भाई, एक और देखो, एक और सवाल देखो, कितने छोटे छोटे से क्वेश्चन है भाई। एक्स चेक करो क्या है, 1 2 3, वाई चेक करो। बस ये बात याद रखो कि इस वाले सेट का कोई एलिमेंट एम्प्टी भी रह सकता है या 2 बार यूज़ भी हो सकता है, बस ऐसा हो रहा है। और यहाँ वाले तमाम यूज़ हो रहे हैं, फंक्शन है। बस 4 चीज़ें याद रखो, एक तो इसका कोई एलिमेंट एम्प्टी ना हो, फंक्शन है, एक ही बार यूज़ हो रहा हो, फंक्शन है, इसका कोई एलिमेंट एम्प्टी रह जाए, फंक्शन है, 2 बार यूज़ हो रहा हो तो भी फंक्शन है। बस ये 4 बातें याद रखो। अब जैसे 3 और 4, अब देखो हो क्या रहा होगा कि 1 भी 3 से मिल रहा होगा, ठीक है, 3 भी 3 से मिल रहा होगा, और 2 4 से मिल रहा होगा, और इनके दरमियान कोई रिलेशन होगा, यानी वो फंक्शन होगा। अब वो रिलेशन आपको नहीं बताया, क्या ये फंक्शन है, जी सर ये फंक्शन है। क्यों, एक तो तमाम एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, एक कंडीशन पूरी हो गई, यहाँ वाले एलिमेंट एक ही बार यूज़ हो रहे हैं, ये दूसरी कंडीशन भी प्रूफ हो गई। यहाँ कोई एम्प्टी नहीं है, होता तो भी फंक्शन होता, लेकिन यहाँ 2 बार यूज़ हो रहे हैं तो भी फंक्शन है। ठीक है, अब ये फंक्शन कौन सा होगा, ये होगा सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन वर्डिंग, रीज़न लिखो, रीज़न क्यों सर्जेक्टिव फंक्शन है, बिकॉज BECAUSE, सर्जेक्टिव में क्या हो रहा होगा कि कोई एक एलिमेंट 2 बार यूज़ हो रहा होगा सेट 2 से। जैसे देखो 3 2 बार यूज़ हो गया, 1 के साथ भी और 3 के साथ भी। ठीक है, बाइजेक्टिव फिर आएगा, इंजेक्टिव फिर आएगा, तो दोबारा बात समझ में आ जाएगी, अगर नहीं आई होगी तो। रेंज ऑफ F3 = y। अच्छा सर्जेक्टिव की एक और भी कंडीशन है कि जो फंक्शन बन रहा होगा ना, उसमें जो रेंज है ना आपके पास, वो वही आ रही होगी जो कि आपके पास एलिमेंट होंगे, यानी वही रेंज आएगी जो कि आपके पास y वाले एलिमेंट होंगे। ठीक है, अच्छा अब इसको पहचानो,
कि ये इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है या बाइजेक्टिव है। देखो बाइजेक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ये बाइजेक्टिव की तीनों कंडीशनें फुलफिल कर रहा है, सारी कंडीशनें फुलफिल कर रहा है। एक तो देखो एक एलिमेंट एक के साथ इमेज बना रहा है। कभी कभार ना बच्चे ये कंफ्यूज करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होगी तो ही बाइजेक्टिव है। नहीं, स्ट्रेट लाइन कोई ख़ास नहीं है। उसके लिए क्या कंडीशन है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ इमेज बनाए, यानी एक एलिमेंट x का एक एलिमेंट ऑफ y के साथ इमेज बनाए। हाँ, तो यही आपके पास होती है, क्या एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ इमेज बनाए। जैसे x का एक एलिमेंट y के एक एलिमेंट के साथ, x का एक एलिमेंट y के एलिमेंट के साथ, x का एक एलिमेंट y के एक एलिमेंट के साथ। तो ये कौन सा हुआ, बाइजेक्टिव हुआ। क्यों, एक एलिमेंट दूसरे के साथ, कोई भी दो एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं, कोई भी एक खाली भी नहीं रह रहा, तो इसीलिए ये बाइजेक्टिव हो गया। और आपको पता है, अच्छा यहाँ मैंने एक एडिशन चीज़ लिखी थी कि सर्जेक्टिव को ना आप ऑन टू फंक्शन भी कहते हो, ठीक है। तो ये बाइजेक्टिव हो गया, बाइजेक्टिव बिकॉज BECAUSE, बिकॉज क्यों, बिकॉज F4, ये F4 है क्योंकि ये फंक्शन है। F4 इज 1 to 1 एंड ऑन टू, ठीक है, 1 to 1 एंड ऑन टू। चलो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये बाइजेक्टिव है, चौथा वाला। अब पढ़ते हैं अपना जो है वो, अब जो है अपना आगे वाला पढ़ते हैं। ठीक है, अब अपना आगे वाला पढ़ते हैं। अच्छा, अब अपना अगला जो है वो है 5 देखते हैं 5 कैसे होगा। अब 5 को आप पहचान के मुझे बताना, ये तो कुछ और ही बन गया, ठीक है। ABC, ठीक है, ये x है, ये फंक्शन हो रहा होगा किसके साथ, y के साथ, ये y है, ठीक है। और F5 कहेंगे ऐसे क्योंकि पांचवा फंक्शन है। तो 1 2 3 4, ठीक है। A 2 के साथ मिल रहा है, फिर B 1 के साथ मिल रहा है, और C 3 के साथ मिल रहा है, 4 empty। आप पहचान गए ये कौन सा है, एक तो ये फंक्शन है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, ये इंजेक्टिव फंक्शन है, इंजेक्टिव, बस ये नहीं भूलिएगा, इंजेक्टिव। बिकॉज BECAUSE, बिकॉज डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ये होती है, आपको पता है, हैव इमेज विथ कोडोमेन, हैव इमेज, हैव डिस्टिंक्ट इमेज, यहाँ लिखते हैं डिस्टिंक्ट, ठीक है, लिखते हैं डिस्टिंक्ट। अच्छा, अब आखिरी करते हैं, ये मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप पहचानोगे, ये x है, ये y है। अच्छा, ABCDEFG, ठीक है, ये A 1 के साथ इमेज बना रहा है, B 2 के साथ, C 3 के साथ, और B भी 3 के साथ। देखो है तो फंक्शन, एक तो तमाम एलिमेंट यूज़ हुए, ऊपर से यहाँ के सिर्फ एक एलिमेंट यूज़ हुआ, मतलब यहाँ का एक एलिमेंट एक ही बार यूज़ हुआ, यहाँ पे दो बार यूज़ हो गया एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट 2 बार यूज़ हो गया, कोई मसला नहीं है, फंक्शन होता है। लेकिन कौन सा, जब 2 बार एलिमेंट यूज़ हो जाए तो कौन सा फंक्शन होता है। देखो जब तमाम एलिमेंट के साथ इमेज बना रहे हैं, बाइजेक्टिव। जब कोई एक एलिमेंट बच रहा है, इंजेक्टिव। जब कोई ये वाला एलिमेंट 2 बार यूज़ हो रहा है, सर्जेक्टिव। ठीक है, सर्जेक्टिव फंक्शन। अच्छा, रीज़न भी दीजिएगा भाईजान, सर्जेक्टिव बिकॉज BECAUSE, बिकॉज क्या हो रही है, बिकॉज रेंज रेंज ऑफ F6 इक्वल टू y। कैसे, y बताओ क्या रेंज क्या है, 1 2 3, ठीक है, यही होगी ना रेंज। चलो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब वो सारे क्वेश्चन बस कैलकुलेशन वाले हैं, थोड़ी सी बातें मैंने समझानी है, आपको बातें क्लियर हो जाएंगी, फिर आप खुद ही कर लोगे, लेकिन मैं कराता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का एक और बहुत सिंपल क्वेश्चन, कहते क्या है, इफ फंक्शन, आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, z
बिलोंग टू आर। अच्छा, कहते हैं डिफाइंड बाय, अच्छा याद रखिएगा ये फंक्शन इससे डिफाइंड हो रहा है, यानी आपको हमने पीछे क्या पढ़ाया था, आपको पीछे हमने ऐसे पढ़ाया था ना, ऐसे पढ़ाया था 1 और 2 और ये इससे बिलोंग कर रहा था, तो मैंने क्या लिखा था F1 और 2, है ना। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि इसे इन्होंने इस फॉर्म में लिख दिया है, सॉल्व करोगे तो कोई नंबर ही आएगा, ये इसी चीज़ की बात कर रहा है, बस इक्वेशन बना के लिख दिया है, समझ रहे हो, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, तो घबराना नहीं है आपने। फाइंड द फॉलोइंग इफ़ पॉसिबल, तो आपने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, आपको x की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी, अब यहाँ पर जो चीज़ होगी वो x की वैल्यू होगी, तो x क्या है आपके पास, x इक्वल टू 0, और इसको पुट कहाँ करना है, यहाँ ऊपर पुट करना है आपने, ठीक है। तो लिखो, ये लिखा आपकी इक्वेशन ये है, तो जब आपने 0 रखा तो क्या आंसर आया, 0 का क्यूब 0 ही होगा, +1, तो F01, ठीक है। देख लिया कि अगर 0 है तो इसका मतलब ये नहीं कि 0 के बराबर ही आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी और पुट यहाँ पे करना है। ये तो आपका 1 था और आंसर बिल्कुल ठीक आया, ये आंसर है आपका, ठीक है। अब दूसरा करते हैं, दूसरा आपका ये रहा पार्ट टू में कहते हैं, अब मुझे बताओ x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 5 है, पुट क्या करना है इधर, तो f(x) इक्वल टू x³ + 1, तो कर लो ज़रा भाई, 5 का क्यूब +1, चलो थोड़ा सा हम नीचे चले गए, तो भाई 5 का क्यूब क्या आता है, सबसे पहले तो ये देख लो, 5 का क्यूब 125 आती है, आपको पता है 125 आ जाए तो क्या होता है, 125 आ गई और ये 5 आ गई और ये 126 आ गया, ये आपका आंसर है, समझ गए। पार्ट 3 भी कर लो, चलो जब बात समझ गए हो तो, जब आप इतना अच्छा समझ पा रहे हो तो पार्ट 3 में भी मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। क्या है, f यानी फंक्शन और ये 4, x मुझे बताओ, इधर ही लिख लिया करो, 3/4, पुट क्या करना है, f(x) इक्वल टू x³ + 1, ठीक है। तो ज़रा पुट करो, तो 3 और 2 इसका क्यूब हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा, थोड़ा सा ये ज़्यादा लेगा जगह क्योंकि डिनोमिनेटर में, तो भाई 3 का क्यूब सब बच्चों को पता है 9 नहीं 27 और 8 + 1, अब इसको सॉल्व कर दो, LCM ले लो कैलकुलेटर की मदद से, 27 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइड +1 35/8, क्लियरिटी आई। चल आओ मज़ीद करते हैं, देख रहे हो कितने छोटे छोटे से हैं। अच्छा ये आखिरी है, तो कभी कभार आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, कभी इस तरह से छोटे छोटे भी दे दिए जाते हैं, बस आप अगर मेहनत करते रहेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप काम आगे निकल जाएंगे, ठीक है। अच्छा x को आइडेंटिफाई नहीं किया, -2, तो -2 का क्यूब +1 -2 कितना, 8 पावर नेगेटिव में आएगी, क्यों, क्योंकि ऑड पावर है, माइनस आएगा क्योंकि पावर ऑड है, -7। चलो वेरीफाई कर लेते हैं सारे आंसर्स, वैसे तो सही ही आए होंगे लेकिन फिर भी वेरीफाई करना अच्छी बात होगी। अच्छा 1 1 2 6 और ये नॉट पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि ये लिख देता हूँ मैं यहाँ, नॉट पॉसिबल, उसकी वजह है, मैंने लिखा नहीं था उस वक्त, अभी बता देता हूँ, क्योंकि भाई ये जो फंक्शन होते हैं आपके पास ऐसे नहीं आ रहे होते हैं रेशनल में, पॉइंट्स डेसिमल में नहीं आ रहे होते हैं, आपने देखा होगा 1 2 इस तरह कर आ रहे थे ना, तो इसलिए ये नॉट पॉसिबल है, पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, ठीक है, समझ गए ना, नॉट पॉसिबल क्यों आया, मैंने सॉल्व भी कर दिया ताकि आपको पता हो कि भाई सर ने आखिर काम क्या किया था और कैसे हुआ, ताकि कभी अगर समझ में ना आए तो समझ में आ जाए, क्योंकि z आपके पास इंटीजर होना चाहिए, वैसे तो यहाँ डायरेक्ट ही लिख सकते थे नॉट पॉसिबल, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सॉल्व करके लिखा ताकि बात समझ आ जाए, डायरेक्ट यहीं लिख देना नॉट पॉसिबल, आगे इतना लंबा काम करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा देखो यहाँ पर उन्होंने ये नहीं कहा है कि आपका z होना चाहिए यानी नेचुरल नंबर होना चाहिए या इंटीजर होना चाहिए, उन्होंने कहा है जस्ट इसे सॉल्व करो, इफ़ f(x) इक्वल टू x³ फाइंड वैल्यूज़ ऑफ, यानी f फंक्शन है आपके पास, यानी यहाँ x डालोगे तो यहाँ कुछ x मिलेगा, तो ये x की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, आपको यहाँ से मिलेगी, कि ये लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, हाँ 2, और पुट क्या करना है ऊपर,
तो यहाँ पुट कर बल्कि पहले लिख लो, इक्वेशन पूरी लिख लो, एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, 2 आ गया, और ये 2 का क्यूब आ गया, तो ये क्या आ गया, 8। ठीक है, चेक करते हैं, अब हाथ क्या चेक करते रहते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, क्वेश्चन इज f-10। अच्छा देखो, ये -10 ले सकते हैं क्योंकि उन्होंने कहा नहीं है कि इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो x इक्वल टू -10 पुट कहाँ करना है, f(x) और x क्यूब में, तो -10 लिख देते हैं, तो -10 का क्यूब, तो कर लेते हैं, 10 का क्यूब ले लो, तो ये आ रहा है आपके पास 1000। अच्छा, नेगेटिव का साइन आएगा, क्यों, क्योंकि पावर ऑड है इसीलिए आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही आया। अच्छा, अब आप बोलोगे सर इससे पहले आपने बोला था नॉट पॉसिबल, लेकिन अब आप आंसर निकाल के दिखा रहे हैं। तो उधर उन्होंने कहा था कि आपके पास वो रियल नंबर या इंटीजर होना चाहिए, यहाँ इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो एक्स आपके पास क्या आ रहा है, 1/2, तो पुट कहाँ करना है, इसमें पुट करना है। चलो, ये तो आसान थे ना, लेकिन अब मुश्किल देखो, इसके बाद आ रहा है 1/8, ये आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आपके पास आता है थोड़े से हार्ड क्वेश्चन, वो मैं लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पार्ट 4 है, ये पार्ट 2, पार्ट 3 ये रहा, ये पार्ट 4 है। लिखने वाले लिखते हैं f और a+h। तो अब मेरे सवाल है x की वैल्यू क्या है। देखो भाई, जो भी यहाँ हो x है, तो यानी x इक्वल टू a+h। पुट किस में करना है, f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब, तो f(a+h), तो a+h। अब इससे पहले आपने बाइनोमियल पढ़ा है, तो भी आपको बाइनोमियल का तरीका आता है, लेकिन डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी हमें पता है। फॉर्मूला इसका क्या होता है, फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि a+b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस, ये b पे स्क्वायर है, a पे नहीं है, ठीक है, और b क्यूब। तो a क्या है, a ही है, b क्या है, h है, बस कर लो, सॉल्व हो गया। f(a+h) इक्वल टू, a की जगह तो a ही आया, a की जगह a ही आया, b की जगह h आ गया, a की जगह a ही आया, b की जगह h आ गया, a की जगह a ही आया, b की जगह h। ये आंसर है। देखा कितना सिंपल तरीके से हुआ, चेक करते हैं, सही है। a क्यूब प्लस 3a² h प्लस 3ah² प्लस h क्यूब, बिल्कुल ठीक। अब इसके बाद पार्ट 5 निकालते हैं। तो स्टूडेंट थोड़ी सी तरतीब आगे पीछे हो गई है, मैंने आपको पार्ट 6 करा दिया डायरेक्ट ना, पार्ट 5 और 4 रह गया था, तो वो भी करा देता हूँ, कोई मसला नहीं, आसान है। अगर नहीं भी कराया तो आप समझ गए होंगे कैसे होना है। ये x है, पुट क्या करना है, इधर पुट करना है, तो क्या आएगा, f(5a) इक्वल टू 5ax³ और 5a, और ये 1 2 5 और a³, ये लो, कोई मसला नहीं है। टेंशन तो वो लेते हैं ना जहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर ना, हमें तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, अब देखो ये एक और आ गया, क्या आप टेंशन लेंगे, नहीं, सॉल्व करेंगे। ये आ गया, ये 5 है, इसके बाद हमारी तरतीब सही हो जाएगी। जल्दी जल्दी करते ना तो हो जाता है भाई कभी कभार। तो पुट क्या करना है, f(x) में, असल में ना ये जर्नल टर्म है, ये जर्नल है। x आपको ये आ गया a/3, तो ये आ गया a/3 पर क्यूब, तो ये a³ और ये, हाँ 27, वाह भाई माशाल्लाह, आप लोगों को आ गया। चलो, अब इसके बाद वाला करके अगर मुझे बताओ तो मानो, वो थोड़ा हार्ड है, इसीलिए चलो वो करते हैं। चलो, तो इसके बाद वाला करने के लिए मुझे जगह चाहिए होगी, तो वो जगह लिख लेते हैं। अगर आपको जो मैंने बातें समझाई हैं वो समझ में आ गई हैं, तो अगला वाला मुझे लगता है आपने खुद भी कोशिश की होगी करने की, क्योंकि आप लोग कर सकते हैं, वो इतना मुश्किल नहीं है। ज़रा बेहतरी लाते हैं अपने काम में।
साफ सुथरा काम, नीट एंड क्लीन वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अक्सर बच्चे जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं, माशाल्लाह से उनका काम भी अच्छा होता है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा काम अच्छा नहीं होता, लेकिन बस थोड़ा जल्दी जल्दी करने की वजह से ना नीट एंड क्लीन नहीं रहता। अच्छा, एफ ए प्लस एच, ठीक है, माइनस एफ ए माइनस एच, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2h, ठीक है। टेंशन परेशानी कोई घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी कोई बात करते ही नहीं है हम जिसमें हमें मुश्किल हो। चलो अब आओ ज़रा, इधर क्या लगेगा, पहले इसको ये फंक्शन खोलो फिर ये फंक्शन लगाओ, मतलब पहले ये फंक्शन सॉल्व करो फिर ये, फिर इन दोनों को आपस में माइनस कर देना। अब आप बोलोगे सर कैसे, कोई मुश्किल नहीं है, पहले ये चीज़ उठा लो, टेक, सबसे पहले टेक करो, क्या टेक करो, टेक, अभी ये थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व भी किया, आपको याद हो, एफ ए प्लस एच, समझ में आया, हाँ, तो एक्स क्या हुआ, ए प्लस एच। अब इसको सॉल्व कर लो, फिर इसको कर लेना, फिर दोनों को यहाँ ला के माइनस कर देना, फिर 2h से डिवाइड हो जाएगा। चलो तो क्या आ रहा है, किस में पुट करना है, इसमें एफ एक्स में, इसी में पुट करना है। तो x क्या दिया हुआ है, ए प्लस एच, एन नहीं है भाई, एच है, ठीक है। x क्या आ गया, ए प्लस एच का क्यूब आ गया, ठीक है। अब फॉर्मूला दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है, लेकिन चलें लिख देते तो अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी। a प्लस बी पर होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, क्लैरिटी। अच्छा, तो अब इधर पुट करते हैं, a क्या है, a ही है, b क्या है, h है, h बोलकर हमने क्या लिखा उसे 4, तो ज़रा पुट करते हैं, इसको खोल देते हैं, a प्लस बी ए प्लस एच क्यूब बराबर है, ये खुल गया, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h, समझ में तो आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ भाई, सिंपल सी बात है, मैं फिर बता देता हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस इसमें मैंने a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला लगा दिया, ये फार्मूला लिखा है मैंने, ये फार्मूला लिखा है मैंने, ठीक है। अच्छा, अब टेक, अब हम क्या टेक करेंगे, टेक एफ ए माइनस एच, जो कि x क्या निकालेगा इसमें से आपके पास, x इक्वल टू ए प्लस एच। अब इसको कहाँ पुट करोगे, इधर पुट करोगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, अच्छा सॉरी माइनस, अच्छा चलो अब मैं आपके लिए काम आसान करता हूँ, मैं माइनस का फॉर्मूला भी लिखता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखता हूँ, ए माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखता हूँ, तो ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब आ गया, उसके बाद माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3, एक मिनट ज़रा मैं अपने लाइट को ठीक कर लूँ, 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है, क्लैरिटी आ गई। अच्छा, तो देखो एफ ए माइनस एच, ठीक है, ए क्यूब क्या है, ए क्यूब ही है, 3 क्या है, 3 है, यहाँ देख लो ए क्या है, ए है, बी क्या है, एच है, माइनस लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये बाइनोमियल खुल चुका है, 3 हो गया, ए स्क्वायर हो गया, एच हो गया, माइनस ले चुका हूँ ना इसलिए माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है, माइनस नहीं लिया होता तो आप ले सकते थे, बी की जगह माइनस पुट करो यही आ जाएगा, अगर प्लस में इस फॉर्मूले को लिखना चाहो प्लस में लिख लो, फिर b इक्वल टू माइनस एच लेके सॉल्व कर लो तो भी सेम चीज़ आएगी, इधर प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई ना बात। अच्छा, अब देखो इन दोनों को पुट कर दो इक्वेशन, इधर इसमें 1 में, पुट इन 1, चलो तो क्या आया आपका, एफ ए प्लस एच क्या है, ये आया आपका ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3ah स्क्वायर प्लस ये एच है, ठीक है, बी नहीं है, थोड़ा एच और बी में एक जैसा ही लगता है, माइनस आ गया, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस दिया हुआ है, फिर माइनस वाला ले आओ, ये क्या आया, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर एच प्लस 3ah स्क्वायर प्लस, नहीं सॉरी माइनस एच,
माइनस एच क्यूब। ठीक है, देखो समझ में आ रहा है ना, मैं बता देता हूँ, यहाँ से थोड़ा करीब करीब लिख दिया मैंने, 3a(h²) माइनस एच क्यूब। ठीक है, 2h। चलो अब ब्रैकेट ख़त्म कर दो, a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ah² प्लस 3h क्यूब माइनस a क्यूब माइनस माइनस प्लस 3a² माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस 3ah² माइनस माइनस प्लस h क्यूब। क्लैरिटी है, क्लैरिटी 2h। देखो a क्यूब से ख़त्म, क्योंकि प्लस का ये माइनस का, अच्छा ये दोनों ख़त्म नहीं हो रहे, माइनस का 3a² प्लस के 3a² को ख़त्म करेगा। अब जो बच रहा है उसे ऐड कर लो, 3a² तो 6a, देखो a²h इसीलिए ऐड हो रहा है ये, ठीक है। अच्छा ये h क्यूब और h क्यूब प्लस 2h क्यूब, अच्छा कॉमन भी निकल रहा है। वैसे देखो यहीं तक रुक जाएंगे, आगे चलेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे। देखो कॉमन क्या निकल रहा है, 2h यहाँ से कॉमन निकल रहा है, 2h यहाँ से भी कॉमन निकल रहा है। 2 कॉमन निकालोगे तो ये क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा, a बच गया, h चला गया, ठीक है, प्लस सिर्फ h² रह गया, h भी तो गया है ना, 2h आएगा, ठीक है, तो 2h ही आएगा, 2h से 2h ख़त्म। अब देखते हैं आंसर कितना दिया हुआ है बुक में, उतना ही हम लेके जाते हैं, ज़्यादा लेके नहीं जाएंगे। हाँ यही दिया हुआ है 3a, एक गलती कर रहे हो, स्क्वायर भी तो लगाओ, देखो यहाँ भी तो लगा हुआ है, ये आंसर है। घबराने वाली बात, टेंशन परेशानी कुछ ऐसी बात थी नहीं, हो भी नहीं सकती ऐसी बात, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो भाई माशाल्लाह से अच्छी बात समझ आ गई, उतार लो, लिख लो इसे अपने पास, आ जाओ। अब करते हैं आसान क्वेश्चंस, आसान है। अच्छा देखो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे ये है, इसी को एडिट कर दूं, कोई मसला तो नहीं है एडिट करने से, चलो इसी को एडिट कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बताता हूँ। f, देखो इसी को एडिट कर देता हूँ, हमारा टाइम सेव हो जाएगा ना। देखो fa+h, एक काम करता हूँ मैं वीडियो रोकता हूँ, फिर आपके सामने सोल्यूशन रखता हूँ। देखो ये रहा सोल्यूशन, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, fa+h माइनस a माइनस h, fa+h माइनस fa-h। देखो पहले क्या लोगे, fa+h, देखो मैंने fa+h ले लिया, ठीक है, जैसे पीछे सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया। अब आप देख रहे हो कि अगर मैं सोल्यूशन चला दूँ या सोल्यूशन करके सिर्फ समझा दूँ तो कितना मुश्किल हो जाएगा, आपको बात ही समझ नहीं आएगी। तो अगर मैं सोल्यूशन आपके सामने करता हूँ तो ये आपको बात समझ आती है ना। चलो फिर आपने क्या किया, fa-h लिया, x क्या है a-h, ये थोड़ा सा b टाइप लग रहा है, ठीक है, उसके बाद मैंने सॉल्व कर दिया, तरीका पता है। अब आपके पास fa+h भी है, fa-h भी है, दोनों को पुट कर दो, पुट इन इसमें पुट कर दो, तो a+h क्या आ गया, a+h मेरे भाई ये रहा, a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ah² प्लस h क्यूब। अगर मैं उधर से डिनोमिनेटर हटा देता ना तो भी ये बन जाता, लेकिन फिर भी मैंने आपको सॉल्व किया। a क्यूब माइनस 3a, अब देखो ये प्लस वाला आ गया, माइनस वाला आ रहा है, अब ब्रैकेट में क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि माइनस है, सॉरी, a²h प्लस 3ah² माइनस h क्यूब, ठीक है। अब सॉल्व कर दो, a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ah² प्लस h क्यूब माइनस a क्यूब माइनस माइनस प्लस a3a² माइनस प्लस माइनस 3ah² माइनस माइनस प्लस h क्यूब, माइनस का a क्यूब प्लस का a क्यूब गया, माइनस का 3ah² प्लस का 3ah² गया, तो 3, देखो 3ah² तो 6a²h और h क्यूब 3h क्यूब। अब इसको मज़ीद तो मेरे ख्याल से सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे तो कॉमन आ भी रहा है, देखते हैं आंसर देख लेता हूँ, कॉमन लिया होगा तो ले लेंगे वरना कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा हाँ ऐसे ही आया हुआ है,
पार्ट 7 है ना, पार्ट 7 है, मैंने पार्ट नहीं 8 है, बल्कि पार्ट नंबर डाल लेता हूँ, 8 आ गया। ठीक है, सॉल्व बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे इससे प्रीवियस हुआ था। तो 6a² h 3 नहीं आएगा, 2 आएगा। देखो ना भाई, h³ तो 2h³ होगा ना, 3h³ थोड़ी ना होगा। तो ये आंसर है, और बुक में भी यही दिया हुआ बिल्कुल आपको। देखो बुक में मैं कहाँ से देख रहा हूँ, बुक मेरे पास खुली हुई है, उससे ही देख रहा हूँ। ठीक है, ये फाइनल है। आई होप अच्छा समझ में आ गया होगा। अब इसमें मज़ीद पार्ट नहीं है, ये यहीं पे ख़त्म हो गया क्वेश्चन। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख के आप क्लिक कर रहे होंगे, यानी आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्या करना है। ठीक है, वही F5+H निकालना, फिर F5 निकालना, माइनस कर देना, आपका आंसर आपके सामने निकलेगा। चलें करते हैं, आ जाए, कोई टेंशन वाली तो बात है ही नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, टेक F5+H। ठीक है, x क्या है मेरे पास, 5+H है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ज़रा देखें पुट कहाँ करना है, इसमें पुट करना है, बड़ा आसान चीज़ में पुट करने को कहा है इन्होंने। तो Fx+x² में पुट करेंगे, तो x क्या है, देखो यहाँ निकाल लिया था, 5+H है, और f पुट कर दिया तो क्या आ रहा है, फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना, a+b² तो a² लिख दूँ फॉर्मूला, चलो लिख देता हूँ, क्योंकि छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं फिर आगे जाके ना बड़ा काम आसान करती हैं। a² + 2ab + b², याद है तो लिख देते हैं, याद नहीं होता तो फिर सोचते क्या आता। 5 और ये x क्या है हमारे पास, h, सॉरी b क्या है हमारे पास, h। चलो सॉल्व करते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। तो 25 + 2 और 5 और x नहीं है, h है, h। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि थोड़ा सा 2-3 स्टेप अगर ज़्यादा ले लेंगे तो कोई हमें मुश्किल नहीं पैदा होगी। लो सॉल्व करके ये आ गया आपका 10 है भाईजान, 16 नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या टेक करना होगा मेरे भाई, टेक क्या करना होगा, F5 बिल्कुल सही, x 5। ठीक है भाई, अच्छा तो पुट कहाँ करना है, Fx=x², तो 5 और 5 का स्क्वायर, तो क्या है आपके पास 25। तो ये आपका F5 आ गया जो कि वहाँ चाहिए था, और ये जो बकिया कुछ आपको काम चाहिए था वो ये आ गया, थोड़ा सा इसको मैंने आगे कर दिया, h²। ठीक है, अब दोनों को उधर पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन, पुट इन 1, इसमें पुट करते हैं। एक्सप्रेशन है बेसिकली, क्वेश्चन नहीं है, जब भी मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा। तो क्या आया 25, अच्छा पहले वो लिख लेते हैं पूरा का पूरा, F5+H माइनस F5 और ये H। अच्छा मुझे बताइए ज़रा क्या आया, F5+H क्या निकाल के लाया, 25 + 10H + H²। F5 क्या निकाल के लाया, 25 लाए। ठीक है, यही लाए ना, H डिनोमिनेटर में, माइनस प्लस 10H + H² डिवाइडेड बाय H। ठीक है, लो क्या कॉमन निकालो, H कॉमन निकालो, 10 + H, देखो एक चला गया तो यहाँ 1 रह गया, यहाँ 2 थे तो 1 रह गया, H से H कैंसल, 10 + H, ये आपका आंसर था। ये इमेज लिख ली है, चेक करें इसे, ठीक आया गलत आया, बिल्कुल ठीक आया। ठीक है, अच्छा तो देखो ये सेकंड है, आप देख रहे होगे ये चीज़ लिखी हुई है लेकिन मैंने लिखी नहीं थी। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि H 0 नहीं होगा, 0 के अलावा कुछ भी होगा। ठीक है, समझ गया मेरी बात, इसलिए उन्होंने ये बात लिखी थी। अब वो वक्त मैंने लिखी नहीं थी, मैंने कहा लिख दूँ। अच्छा चलो सोल्यूशन करते हुए कोई टेंशन परेशानी, कोई ऐसी बात जो समझ ना आ रही हो, नहीं सर सारी बात समझ आ गई है माशाल्लाह से। तो FA+H किस में पुट करना है, x निकाल लो इससे, A+H। देखो थोड़ा n टाइप लग रहा है लेकिन ये h है। ठीक है, ये तो पुट का करना है F(x) और x² में, तो x क्या है A+H और A+H पे स्क्वायर लगा लेंगे हैं, तो क्या हो जाएगा, अच्छा अब होल स्क्वायर पे फॉर्मूला लगाते हैं, A + B पे होल स्क्वायर,
तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप भी तेज तेज काम करोगे ना, आपकी भी राइटिंग देखना इतनी तेज़ हो जाएगी, मैथ में चीते हो जाओगे। अब देखो ए तो मुझे पता ए ही है, बी मुझे पता है एच है। ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर प्लस 2a और एच का स्क्वायर। अच्छा, बाकी है आगे, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, बस यहीं पे आंसर निकाल लेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस 2a h प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, चलो क्लैरिटी आ गई बात में। अच्छा, अब देखें मैं एफ ए क्या निकालता हूँ। टेक एफ ए, नीचे लिख लेते हैं, जगह काफ़ी है हमारे पास। एफ, तो देखो एक्स तो मेरे पास ए है, तो पुट कहाँ करना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर में, तो ए का स्क्वायर पुट कर लेते हैं। पुट कहाँ करना है, पुट इक्वेशन 1 से ए एक्सप्रेशन 1 पुट इन 1 एक्सप्रेशन 1, तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और एच। एफ ए प्लस एच क्या है, देखो एफ ए प्लस एच है ए स्क्वायर प्लस 2a h प्लस एच स्क्वायर। अच्छा, माइनस ए क्या आया था, ए क्यूब, सॉरी ए स्क्वायर एच, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस वो माइनस, तो 2a h प्लस एच स्क्वायर डिवाइड में एच कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2a प्लस एच और डिवाइड में एच से एच कैंसिल, तो आंसर क्या आया, 2a प्लस एच। टेंशन परेशानी वाली कोई बात, समझ में ना आने वाली कोई बात नहीं सर, आंसर भी यही है 2a प्लस एच। ठीक है, क्लैरिटी है, बात अच्छी क्लियर हुई है। चलो हाँ भाई, अब करेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 6, को डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये को डोमेन्स दी हुई हैं, आओ ज़रा बताता हूँ कैसे होगा। अच्छा देखो, कहते क्या है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी इस तरह से आपको डोमेन मिल जाएगी। डोमेन आपको पता है क्या होता है, हमने पढ़ दिया था, मैंने को डोमेन बोल दिया था इसे, असल में ये डोमेन है। ये आपके पास डोमेन है, ठीक है, ये आपके पास डोमेन है, ये आपके पास होती है को डोमेन, है ना, जैसे कि 1 3 2 4। अच्छा, ये आपका फंक्शन हो गया। अब और एक और लिख देते 5। अब रेंज क्या होगी, आपने, इन्होंने असल में आपसे रेंज मांगी है, तो ये रेंज है, ठीक है, ये रेंज है। अब ये निकलेगी कैसे, मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपने क्या करना है, इस 0 को इधर पुट करना है, 1 को 2 को 3 को 5 को, जो इसके आंसर आएंगे ना वो रेंज होगी। क्यों, क्योंकि देखो 1x इक्वल टू 3 ऐसे लिखते हो, बेशक ये कोडोमेन भी है, लेकिन ये इमेज बना रही है ए के साथ, तो यही चीज़ रेंज भी है। क्लियर हुआ डाउट, पीछे मैंने क्लियर कर दी थी ये बात, तो थोड़ा सा मैंने कहा एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए बात। चलो अच्छा, तो हमारे पास वो क्या है, फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस 1 फॉर 1 के लिए काम करोगे तो क्या आएगा, 1 इक्वल टू 5 1 प्लस 1, डायरेक्ट लिखना, ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा सॉल्व कर रहे हो, पहले 5 मल्टीप्लाई बाय 1 फिर, ऐसा नहीं, डायरेक्ट 6। ठीक है, लेकिन एक गलती है, 0 के लिए पहले काम होगा, तो आंसर आएगा 1। ठीक है, अब 1 के लिए काम होगा, 1 क्या आएगा, पुट इसमें करना है। ठीक है, तो 1 5 1 प्लस 1, तो ये आ गया आपका 6। अब फॉर 2 के लिए काम करो, तो 2 का स्क्वायर नहीं, 2 का कोई स्क्वायर नहीं है, 5 2, बस x की जगह पे 2 पुट करना और कहीं नहीं पुट करना। ठीक है, तो ये 10 हो गया 11। ठीक है, ये आंसर्स को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए आइडेंटिफाई करना। ये है ना, ये कैसे हो सकता है, 1 मिनट रुकें, ये गलत किया हुआ है, ये 0 आएगा। ठीक है, ये 0 आएगा, बाकी सही है। अच्छा, फॉर 2 तक हो गए ना, 3 पुट इधर ही करेंगे, तो क्या आ गया आपके पास, 15 और प्लस 1 16। माशाल्लाह से बात क्लियर हो गई। अच्छा, फॉर 4 पुट किधर करेंगे, इधर, तो क्या आएगा, 20 और 21। ठीक है, अच्छा, फॉर 5 आखिरी है,
तो 5, तो x याद रखना x 5 ही है, ठीक है। वहाँ भी आपको x 0 एक जगह 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। 5 5 5 प्लस 1, तो ये हो गया 26। अच्छा, रेंज क्या निकलेगी? रेंज आपके पास ये आ गई, ये जो 1 है ये, फिर 6, फिर 11, और तरतीब आउट नहीं होनी चाहिए, 21 और 26, ये हो गया आपकी रेंज, ठीक है। जाते हो ना कुछ लेने के लिए तो पूछते हैं ना रेंज कितनी है, ये रेंज है आपकी। तो चेक करते हैं सही है गलत है। 1 6 11 16 21 26, बिल्कुल ठीक आया आंसर। अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा देखें, अब आपके पास है पार्ट 1। अच्छा, इसका सवाल लिख लेता हूँ मैं। कहते हैं फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपने डोमेन पता करनी है। अब किस फंक्शन की डोमेन पता करनी है ये भी लिखता हूँ मैं, ताकि बात तो क्लियर हो। हाँ, इसकी। अब ज़रा एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो 0 से तो बड़ा ही होगा, है ना। देखो, अगर x में पुट करूँ 0 तो मेरे पास 3 बच जाएगा। 1 पुट करूँ तो मेरे पास कितना बच जाएगा? 4 आ जाएगा। 2 पुट करूँ, आपको नंबर पुट करके चेक करना है। तो अगर मैं यहाँ 2 पुट करूँ तो मेरे पास कितना होगा? स्क्वायर 4 और 7। तो यानी जो भी नंबर आ रहा है वो रियल नंबर आ रहा है। तो इसको आप कैसे लिखोगे डोमेन की फॉर्म में? आपका पीछे आंसर इन्होंने कैसे लिख के दिया हुआ, मैं लिख देता हूँ, बिल्कुल वैसे ही लिख देता हूँ कि डोमेन है आपकी, ठीक है, डोमेन है, x है आपका। अब ये x, देखो इसको पढ़ते कैसे मैं बताता हूँ। x है, ठीक है, x है। अब ये x क्या है हमें पता तो नहीं है, x तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें समझ में आ रहा है ऊपर देखकर x जो भी होगा वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से। ये लो, अब वो कुछ भी हो सकता है, 1 2, फिक्स नंबर नहीं है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है बस, लेकिन रियल 0 से तो बड़ा ही होगा क्योंकि 3 प्लस में आ रहा है। x कुछ भी पुट कर लो, 0 से तो छोटा नहीं आएगा, समझ गए? बस यही चीज़ समझानी है। अच्छा, अब दूसरा करते हैं पार्ट। दूसरे पार्ट में वो कहते हैं मेरे भाई, क्या कहते हैं, हाँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? अब देखो, यहाँ भी x कुछ भी पुट करो, चलो 1 पुट करके देखते हैं। 1 x की जगह 1 रख दिया, 3, लेकिन अब ये देख रहे हो 0 से बड़ा आ रहा है, 2 रख के देख लेते हैं, फिर भी 0 से बड़ा, कुछ भी रख लो 0 से बड़ा आएगा। यानी हमारा जो x है, हमारा जो x है, इसको अगर ऐसे कर लूँ मैं, x प्लस 3 1/3, तो अब ये स्क्वायर रूट खत्म, 1/3, यहाँ भी 1/3 ले लो, क्यूब क्यूब दोनों जगह ले लो तो ख़त्म हो जाएगा। तो x प्लस 3 उधर ले जाओ, ठीक है, ये आ रहा है। तो यानी आपकी जो डोमेन है वो -3 आ रही होगी। डोमेन कितनी आ रही होगी आपकी? -3। अब इसको लिख देते हैं ज़रा, इसको फॉर्म में भी लिख देते हैं जैसे ऊपर लिखा, ये आंसर था, ठीक है। तो डोमेन क्या आ रही है आपकी? डोमेन आ रही है x होगी, और वो x बिलोंग किससे कर रही होगी? कोई रियल नंबर ही होगा, ठीक है। तो ये जो है ये ऐसे टेस्ट लिख दो, ये दे, ठीक है, समझ गए? चलो, 2 तो समझ में आ गया, अब तीसरा समझते हैं, तीसरा करते हैं। अच्छा चलो, ये मैंने वैसे लाइन सीधी खींची, बिल्कुल सीधी है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टेढ़ी नज़र आ रही होगी, ये सारा कैमरे के एंगल का इफेक्ट है। देखो, आपके पास क्या है तीसरे में? fx 1/x। अब 1/x है, इसका मतलब है 0 तो नहीं होगा, 0 तो नहीं होगा, 0 के अलावा कुछ भी आ सकता है। देखो ना, 1 2 3 और 0 नहीं पुट कर देना, 0 पुट करोगे तो इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो 1 2 3, तो इसका मतलब क्या है कि x कुछ भी आ सकता है, 0 तो नहीं होगा कम से कम, ठीक है। तो x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसको लिखते हैं, इसकी डोमेन क्या आ रही है आपकी? देखो, कोई एक नंबर फिक्स नहीं है यहाँ पर, यही मसला है, कोई भी नंबर आ सकता है, कम से कम x आपके पास
ज़ीरो तो नहीं होगा। चलो क्लियरिटी आ गई। आ जाओ अब करते हैं अपना पार्ट 4। पार्ट 4 में भी वही चीज़ है जो आपको पार्ट 2 में समझाई थी कि एफ एक्स माइनस 5, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसका सोल्यूशन चेक करूं तो x माइनस 5, ये आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही है कि इसका आंसर ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो के रादर देन कुछ भी होगा, ज़ीरो से बड़ा कुछ भी हो सकता है, ज़ीरो नहीं हो सकता। आप x की जगह कुछ भी पुट करो तो स्क्वायर ले लेते हैं तो ख़त्म हो जाएगा दोनों तरफ, या तो ज़ीरो हो सकता है तो ज़ीरो से बड़ा हो सकता है, इसका मतलब ज़ीरो के बराबर भी होता है, ठीक है। अच्छा तो ज़ीरो क्यों आएगा अगर यहाँ आप 5 ही पुट कर दो तो प्लस में, सॉरी उधर चले जाएगा। ठीक है, अब इसको डोमेन की फॉर्म में लिखते हैं। डोमेन क्या आ रही है आपकी, एक्स होगी। अब वो एक्स क्या होगी, बिलोंग कर रही होगी रियल नंबर से, और वो होगी x5। एक मिनट, ठीक है चेक करते हैं क्या। हाँ बिल्कुल एज इट इज़ है। अच्छा ये भी एक साइन आ रहा है, ये भी लगा लो। अच्छा ये तो समझ में आ गया। अब करते हैं इसका पार्ट 5। अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया आपके पास पार्ट 5 क्या दिया हुआ इन्होंने, पार्ट 5 लिखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। तो जैसे वहाँ पर x था उसको ज़ीरो के बराबर लिया था ना, यहाँ भी इसको ऐसे ही करते हैं, ज़ीरो के बराबर ले लेते हैं। तो ये याद रखना कुछ भी हो ज़ीरो तो नहीं आ रहा होगा। तो x आपके पास क्या आ रहा है, कुछ भी हो ज़ीरो तो नहीं आ रहा होगा। ये आई थिंक -2 है, हाँ -2 है, मैंने यहाँ प्लस लिख दिया, ठीक है। तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। अच्छा तो डोमेन की फॉर्म में अगर मैं लिखूँ तो कैसे लिखा जाएगा डोमेन की फॉर्म में, बिल्कुल सही, डिनोमिनेटर को उठा लेते हैं असल में इस चक्कर में ना, डिनोमिनेटर को उठा के ज़ीरो के बराबर वो नहीं आ रहा होता, ज़ीरो से बड़ा आ रहा होता है या छोटा भी आ सकता है। एक्स जो पुट करोगे उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा तो यहाँ पर क्या आ रहा है, डोमेन एक्स और एक्स बिलोंग टू आर, और एक्स नहीं आ रहा होगा बराबर 2 के, 2 नहीं आ रहा होगा, 2 के अलावा कुछ आ रहा होगा। और वही बात है एक्स पुट करोगे कुछ ना कुछ अलग ही नंबर आता रहेगा, 2 नहीं बन पाएगा। अच्छा अब आखिरी करते हैं, आखिरी यहीं करा देता हूँ। अब इसकी डोमेन कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वायर, जो कि लग नहीं रहा था फिर गलत होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब इस डिनोमिनेटर को उठा लो, एक्स माइनस 9, और ये ज़ीरो के बराबर नहीं आ रहा होगा, ज़ीरो से कुछ अलग नंबर आ रहा होगा, इसको उधर ले जाओ। अब हमें 9 तो नहीं रखना, स्क्वायर एक्स चाहिए, तो ये स्क्वायर लगा दिए, स्क्वायर रूट लगा दिया, तो ये एक्स हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3। तो 3 के अलावा कुछ और आ रहा होगा, और यही बात है एक्स की आप कुछ भी वैल्यू पुट करो 3 नहीं आएगा, 3 के अलावा कुछ और नंबर आ रहा होगा, ठीक है। डोमेन, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं कि एक एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी है भाई, जितना अच्छा हो सके समझ में आए। आंसर है आपका, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है, ये लो देख लो, ठीक है, क्लैरिटी है। चलो ये आपके सारे जवाबात हो गए। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, कौन सा था, 7 था ना, 8 करते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वैसे ही है जैसा आपने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 किया था। करना क्या है, आपने रेंज निकालनी है। रेंज निकालने का तरीका मैंने बताया था ना कि पहले x को 1 2 3 4 5 रखो, जो आंसर निकल रहा होगा वो रेंज है, और मैंने बता भी दिया था ये क्यों रेंज बन रही है, ठीक है, इमेज बना रही होगी। चलो इसको निकालते हैं, थोड़ा सा ये स्टेबल कर लूँ, काफ़ी हिल रहा है ये। अच्छा पुट इधर ही करना है आपने, x इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो फॉर x इक्वल टू 1, तो इधर पुट करो 1 क्या आ रहा है आपके पास, 5 1 का स्क्वायर 3, डायरेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपको 2 करने हैं, ये पार्ट 1 है पार्ट 2 भी है इसके बाद। तो ये हो गया 5 और 8 आ रहा है, ठीक है।
अब लिखो फॉर x इक्वल टू 2, देखो 2 दिया हुआ ना, 2 रखोगे तो 2, तो 5, 2 का स्क्वायर 3, इधर 2 स्टेप लेने पड़ेंगे, तो ये हो गया 5 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये 3, तो ये कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 23। ठीक है, अब आ जाओ फॉर x इक्वल टू 3, तो 3 को इधर ही करना है, 5 3 स्क्वायर प्लस 3, ये लो, ठीक है 5 f3, तो 5 9, एक स्टेप में ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ ताकि स्क्वायर जो सॉल्व हो रहा है ना वो पता चल जाए, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 3 48 हो गया। अच्छा, अब आपने अगला नंबर क्या पुट करना है, बिल्कुल ठीक 4, फॉर x इक्वल टू 4, f इधर पुट कर रहा हूँ 4 5, 4 पर स्क्वायर प्लस 3 5 16 प्लस 3, तो 5 मल्टीप्लाई 16 प्लस 3 83, बड़ा नंबर आ रहा है काफ़ी, लेकिन चल जाएगा। अच्छा, अब फॉर आखिरी है x इक्वल टू 5, तो 5 5 5 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 25 3, तो ये आंसर आ गया आपका ना, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 3 128। ठीक है, अब आंसर लिखते हैं, रेंज क्या निकल ली है हमारी, फिर इसे मैच करेंगे, 8 23 48 83 128 आंसर। चेक करें ठीक है या गलत है, तो 8 23 48 83 129, नहीं भाई 128 आ रहा है, ठीक है बिल्कुल। चलो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे हो गए। अब आगे की तरफ चलते हैं, मज़ीद फ़र्दर मूव करते हैं, जो हमारा फ़र्दर काम है उसे करते हैं। अब इसी का ना पार्ट 2 है, चलो उसको भी मैं बता देता हूँ कैसे होगा, बिल्कुल सेपरेट तरीके से करना है उसे, कुछ भी सिमिलरिटीज़ सोल्यूशन में अलग ही लिखेंगे उसको, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है, हाँ बहुत आसान है, बस कल सोल्यूशन कैलकुलेटर से करेंगे इसका, ठीक है। तो x प्लस 1 सिंपल, तो फॉर 1 के लिए करो, फॉर x इक्वल टू 1, देखो 1 दिया हुआ ना, तो 1 आ गया, 1 1 प्लस 1, तो ये आ गया आपका 1/2। उन्होंने कहा था कि रियल नंबर होना चाहिए, नहीं कहा नहीं है, सही है, यही आंसर है। फॉर x इक्वल टू 2, तो 2 पुट कर दिया इधर, मैंने इधर पुट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इधर पुट कर रहा हूँ और कहीं पुट नहीं कर रहा, इसको याद रखना। तो 2 प्लस 1, तो जवाब क्या निकला 2/3। अच्छा चलो अगला करते हैं, फॉर x इक्वल टू 3 प्लस 1 3/4, फॉर x इक्वल टू 4 x की जगह 4 प्लस 1 4/5। चलो आखिरी करते हैं, f4 x इक्वल टू 5, तो 5 तक जाना है ना, तो f5 5 प्लस 1, तो 5 और ये 6। अब रेंज लिखना मुश्किल है क्या, नहीं, 1/2 2/3 3/4
5 ये गलत लिखा है, 4/5 है, वरना वो कैंसिल नहीं हो जाएगा। 6/5/6। देखो 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6 चेक करते हैं। 1/2 ठीक है, 2/3 ठीक है, 3/4 ठीक है, 4/5 ठीक है, 5/6 ठीक है। समझ गया कैसे किया? आओ क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, सॉरी 9 करते हैं। कहते हैं फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, मगर x की क्या वैल्यू है दी भी नहीं है, यानी यहाँ पर आपको वो सेट बना के लिखना है, यानी वो जो फॉर्म लिखते हैं ना हम, वो वाली फॉर्म लिखनी है। अब देखो होगा क्या, अगर मैं यहाँ x1 पुट करूँ, 2 3 4 5 कुछ भी पुट कर लूँ, लेकिन ज़ीरो नहीं आएगा, उससे बड़ा ही नंबर आएगा, यानी एक्स स्क्वायर, सोल्यूशन करते हैं, x² + 1 ग्रेटर आ रहा होगा, और चेक करते हैं ज़ीरो आएगा, नहीं ज़ीरो भी नहीं आएगा, ग्रेटर ही आएगा, ज़ीरो भी नहीं आएगा। क्यों ज़ीरो नहीं, बल्कि ज़ीरो आ सकता है, ज़ीरो की सिचुएशन बन सकती है। चलो बराबर ले लेते हैं, ग्रेटर या बराबर आएगा ज़ीरो के। अब उसको उधर ले जाते हैं, y को। देखो ये x इन टर्म ऑफ x चल रहा है, y नहीं चल रहा है, इन टर्म ऑफ x चल रहा है। आप, मैं यहाँ बता देता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। x में आपकी आ रही होती है डोमेन, y में आपका आ रही होती है रेंज, ठीक है। तो यहाँ हमें डोमेन नहीं चाहिए, रेंज चाहिए, तो इसको उधर ले जाओ, x² ग्रेटर ही आएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ बोलोगे सर आप 1/2 लगा हुआ है, तो स्क्वायर ले लो दोनों तरफ, 1/2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। x² -1, ठीक है, तो -1 आ सकता है, ठीक है। यानी यहाँ पर -1 नहीं आएगा, इसके अलावा कुछ भी आ सकता है, -1 से बड़ा ही नंबर आएगा आपके पास। तो यहाँ पर y जो है वो रेंज होगी, इसी की मदद से निकल रही होगी रेंज। अब मैं कुछ भी पुट करूँ y में, मतलब यहाँ कुछ भी पुट करूँ, जैसे x = 0 पुट करूँ, या नेगेटिव में भी कोई नंबर पुट करूँ, करके दिखाता हूँ ताकि बात समझ में आए। ये मैंने इसलिए किया ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। चलो अब आपको करना है ना, क्या आप क्या करते हो, यहाँ पर पुट करते थे और आपकी रेंज आ रही होती थी, तो स्क्वायर +1। अब कोई भी आप नंबर बताओ, लेकिन आप एक चीज़ देखोगे, y ज़ीरो नहीं आएगा। आप बोलोगे ज़ीरो, ये लो फिर भी ज़ीरो नहीं आ रहा। आप बोलोगे सर -2, फिर भी ज़ीरो नहीं आएगा। आप बोलोगे 5, फिर भी ज़ीरो नहीं आएगा। यानी y कुछ भी आ सकता है, ज़ीरो नहीं आएगा, कम से कम ज़ीरो नहीं आ रहा होगा, या ज़ीरो से बड़ा आ रहा होगा, या तो ज़ीरो आ सकता है। वैसे तो मुझे लग रहा है ज़ीरो नहीं आना चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं ज़ीरो आ सकता है, इसकी लॉजिक समझ नहीं आती कभी कभार। अच्छा तो अब करते हैं, फिर इसका आंसर लिख देते हैं। रेंज क्या निकलेगी आपकी, रेंज आएगी आपकी y फॉर्म में आती है रेंज आपकी, तो y बिलोंग टू नेचुरल नंबर कर रहा हो, रियल नंबर हो रहा होगा, और y जो है ज़ीरो से कुछ अलग ही आ रहा होगा, ठीक है। ये लो आंसर, तो ये बात समझ में आ गई। तो ये इसका इतना सही जवाब था। चलो अब आगे चलते हैं और आगे करते हैं। अच्छा अगर यहाँ पर x नहीं चाहिए ना, तो स्क्वायर लगा लो दोनों टाइप पर, बल्कि ऐसे ही लिख रहे हैं, तो ठीक है, इतना यही ठीक है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर कुछ भी पुट करूँ x की जगह पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल -1 पुट कर लेता हूँ, या 0 पुट कर लेता हूँ, या 1 पुट कर लेता हूँ, या 2 पुट कर लेता हूँ, एक चीज़ आपको नज़र आएगी कि ये ज़ीरो नहीं आ रहा होगा, कोई ना कोई नंबर आ रहा होगा। जैसे देखो, आओ मैं करके दिखाता हूँ, 1/1 + 1। अब ऐसा क्यों किया मैंने, आपने कहा सर -1 क्यों नहीं किया, देखो क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर है, तो वो उसको +1 ही कर देगा। तो देखो ज़ीरो के अलावा कुछ नंबर आ रहा है, और नेगेटिव भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जो नेगेटिव आ रहा होगा स्क्वायर साइन उसे प्लस कर देगा, ठीक है। अब जैसे कि ज़ीरो ही लगा लो, तो देख लो 1 आ रहा है, अब 2 लगा लो, तो यानी ज़ीरो के अलावा कुछ नंबर आ रहा होगा। तो आंसर इसका कैसे लिखोगे, कोई बड़ी वर्डिंग नहीं लिखनी, कुछ नहीं करना, बस ये जो मैंने प्रूफ करके बताया ऐसा ही करना था इसे। तो आंसर मैं बुक जैसे ही कोट कर देता हूँ इधर, कि जो डोमेन है ना आपकी, डोमेन और रेंज निकालने का क्या उन्होंने, तो अगर मुझे x पता होता तो मैं निकाल लेता, लेकिन यहाँ तो मुझे पता ही नहीं है x, तो x जो है वो भी बिलोंग कर रहा होगा रियल नंबर से,
एक्स कुछ भी हो, होगा रियल नंबर ही। तो जो रेंज ये आ रही होगी, मतलब जो आपकी रेंज आ रही होगी, जो आपकी डोमेन आ रही होगी, वही आपकी रेंज भी आ रही होगी। इनके ऐसे ही जवाब आएंगे, कोई बहुत बड़े बड़े जवाब नहीं आएंगे इनके, ठीक है। चलो ऐसे भी लिख सकते हो, बुक में ऐसे लिखा हुआ है, रेंज जो है वो आपकी वही आ रही होगी जो ये आ रहा होगा, यानी जो ये आ रहा होगा। आई होप समझ में आ गया होगा, मैंने बता भी दिया, यहाँ कुछ भी नंबर रख लो पॉजिटिव में ही जाएगा। अब करते हैं इसका पार्ट 11, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। सबसे पहले डोमेन पता करते हैं, तो इसको उठाओ और आपको पता है मैं कुछ भी सॉल्व कर लूँ ग्रेटर देन 0 ही आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल x कुछ भी रख लो, ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा, रख के चेक कर लो, 1 2 3 कुछ भी रख लो, मैं आज वो करके दिखाता हूँ। 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 25, अच्छा 0 रखते हैं, देखो ग्रेटर देन 1। अब आप बोलोगे सर नेगेटिव में कुछ रख लो, तो नेगेटिव में रखोगे तो वो तो वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा, ये देखो, ठीक है 25। हाँ लेकिन एक मसला है कि अगर आप 25 से बड़ा नंबर रखोगे तो फिर आपकी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, ठीक है, फिर आपकी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। तो आओ इसको उठाते हैं, यानी अगर आप नेगेटिव में कुछ भी रख लो तो आपका ठीक है, 0 से बड़ा आएगा, लेकिन अगर आप 25 से बड़ा x रखोगे तो फिर गड़बड़ा जाएगी बात। आओ चेक करते हैं इसे, तो इसी को डालो 25 माइनस एक्स, ग्रेटर आएगा 0 से। अच्छा अब इधर लगा लेते हैं स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर लगा लो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 25 माइनस एक्स, तो एक्स को तो भाई 25 को वहीं रहने, तो एक्स को ले जाओ, क्योंकि प्लस का नेगेटिव का ना वजह के प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको लिखते हैं, आपकी डोमेन क्या आ रही है, डोमेन क्या आ रही है, डोमेन हमारी आ रही है बराबर आ रही है x होगी, और वो x बिलोंग कर रहा होगा कब तक, रियल नंबर से। कब तक रियल नंबर रहेगा, जब तक आप x की वैल्यू जो है वो छोटी रखोगे 25 से। अगर आपने x की वैल्यू 25 से बड़ी करी तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर फिर नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगा, यानी आपका आंसर नेगेटिव में आने लग जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर देख लेते हैं कि रेंज हमारी कैसे आएगी, जो आ रही होगी, ये जो आंसर आ रहा होगा वही रेंज होगा, ठीक है, मैंने बता दिया। अच्छा अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आसान है, हो जाएगा। तो देखिए ये आपको कहा हुआ है, अ फंक्शन इज़ डिफाइंड बाय, मतलब एक फंक्शन दिया हुआ है, वो फंक्शन इससे डिफाइन हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू a और b की वैल्यू आपको पता हो तो आपको पता चल जाएगा कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है, ठीक है। द इमेज ऑफ, यानी अगर आप इधर 1 रखोगे ना, सुनिएगा ये बात क्या कह रहे हैं, अगर आप यहाँ 1 रखोगे तो ये चीज़ सॉल्व होकर -2 आएगी। अब आप बोलोगे सर a b पता नहीं है, लेकिन जब आप a b पता कर लोगे तब भी आप सॉल्व करोगे ना तो -2 आएगा, जब a b पता हो जाएगा ना फिर देखना। अच्छा अब जब आप यहाँ 5 रखोगे, x 5 रखोगे, तो ये जब सॉल्व करोगे ना तो 10 आएगा। तो ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं करो, बस a और b की वैल्यू बता दो। चलो आओ कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं और बताते हैं। देखिए कंडीशन बनेगी, उसको सुनिएगा। तो हमको दिया हुआ क्या है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो मैं एफ और 1 रख रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा ना तो -2 आएगा। अब आप बोलोगे सर कैसे, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, जब ए बी आ जाएगा ना तो भी करके चेक करना, फिर भी -2 आ रहा होगा, ठीक है। मेरी बात समझना, ये चीज़ ज़रा समझना कि ए एक्स प्लस बी जब मैं सॉल्व करूँगा ना इन फ्यूचर तो भी -2 आएगा, लेकिन यहाँ इन्होंने हमें कह दिया कि अगर 1 रखोगे तो इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो -2 आएगा। अच्छा अब ये चीज़ किसके बराबर है, ये चीज़ किसके बराबर है, ये चीज़ बराबर है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू -2। एक्स यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 रख लो, देखो मैंने ऊपर कहा ये 1 है, -2, तो a प्लस बी इक्वल टू -2। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता है, सेट नहीं करा रहा, अभी 1 कह रहा हूँ। अच्छा अब इसी तरह से यहाँ पर अगर 5 रखोगे और इसे सॉल्व करोगे ना तो 10 आएगा। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं फॉर x इक्वल टू 5, तो एफ एक्स, यानी इधर जब मैं 5 रख रहा हूँ, यानी इधर मैं 5 रख रहा हूँ, तो जब इस चीज़ को सॉल्व करूँगा
अभी मुझे नहीं पता ए बी क्या है, लेकिन जब पता चल जाएंगे तो भी मैं सॉल्व करूँगा ना, तो ये 10 आएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं इमेज जो है वो 5 है, रिस्पेक्टली सॉल्व करने पे 10 देगा। अच्छा, तो अब ये क्या ए एक्स प्लस बी है ना, देखो ना एफ एक्स ए एक्स प्लस बी है और ये 10 है, तो यहाँ मैंने 5 रख दिया और ये मैंने b रख दिया, ये मैंने 10 रख दिया, तो 5a प्लस बी इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, बहुत सारे तरीके सॉल्व करने के, कोई एक तरीका नहीं है। तो सेट इक्वेशन 1 को सेट कराओ एंड पुट इन इक्वेशन 1, सेट इक्वेशन 1 एंड पुट इन इक्वेशन 2 को कैसे लिखा ना, तो b के लिए सेट करा दो इसे। तो क्या है a प्लस बी माइनस 2 है ना, तो a के लिए सेट करा दो, b के लिए सेट करा दो ताकि b आ जाए, a आ जाए, -2 -b, ठीक है। अब इसे पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो पुट इन 2 में पुट कर लो, 1 कह दिया था मैंने, उसे 2 में पुट कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 5 -2 माइनस, अच्छा मैंने b के लिए सेट कराने का बोल के a के लिए सेट करा दिया। एक काम करते हैं, b के लिए सेट कराते हैं, तो b को इधर रहने देते हैं, -2 -a हो गया, ठीक है, कोई मसला नहीं है, b के लिए भी सेट करा लोगे तो आंसर सेम आएगा, बस 2-3 स्टेप से बच जाएंगे हम। तो मेरे पास क्या आ गया 5a, b की जगह पे क्या आ गया, देखो b की जगह पे क्या आ जाएगा -2 -a इक्वल टू 10। चलो क्लैरिटी आ गई, अब इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। तो ये हो गया 5a और -2 -a इक्वल टू 10, इसको उधर ले जाओ, -2 को उधर ले जाओ, ये कितना हो गया 4a है ना, ये कितना हो गया 8 हो गया, डायरेक्ट किया है 8 नहीं होगा बल्कि 10 + 2, देखो ये इधर माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, तो ये हो गया 12। तो ये कितना आ रहा है, ये कितने पर आता है 1 पर, ही आता 3 पर, तो a इक्वल टू 3, देखते हैं 3 आया इक्वल टू, नहीं a इक्वल टू 2 आना चाहिए था, हमारा गलत आ रहा है, 3 नहीं आएगा, बल्कि ठीक आ रहा है, मजाक कर रहा था, a इक्वल टू 3 आएगा, 3 दिया हुआ है चलो ये बस करते हैं कभी कभार समझाने के लिए। अब इक्वेशन नंबर पुट a इन इक्वेशन किस में पुट करेंगे 1 में, तो हमारा b आ जाएगा। इक्वेशन 1 क्या दी हुई है a प्लस बी इक्वल टू -2, तो a क्या है 3 + b इक्वल टू -2, b निकाल लो, उधर चले जाओ, उधर ले जाओ, तो -2 और -3 -5 हो जाएगा, b इक्वल टू -5। ये आपके a और b आ रहा है, ठीक है, a और b आपके आ गए, एक आ रहा है 3 और एक आ रहा है -5। अब मैंने क्या कहा था शुरू में, मैंने कहा था आप लोगों से, यहाँ पे कर रहा हूँ और जगह नहीं है, चलो a यहाँ लिख रहा हूँ, a जो है आंसर आ गया, ये लिख लो, ठीक है, ये लिख लो, मैं आपको एक चीज़ प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, ये आपको वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो लिख लेना, लेकिन मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। अब क्या प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये रफ वर्क करा रहा हूँ, प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। बस एक चीज़ मैंने क्या कहा था, जब आप 1 पुट करोगे तो -2 आएगा यहाँ पर, जब आपको ए बी पता चल जाएगा, आपको उस वक्त ए बी नहीं पता था, लेकिन फिर भी मैंने -2 आंसर लिखा, क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा था। आओ चेक करते हैं क्या वाकई -2 आ रहा है या नहीं। तो एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है ना, एक्स क्या पुट कर रहा हूँ मैं 1, ए क्या है मेरे पास ये रहा 3 और 1 x1 है, और b क्या है मेरे पास -5, ये लो देखा 3 -5 आया -2, कैसा। अब ये भी लेकर आ सकते हो, ये भी आ जाएगा। अच्छा अब इसका पार्ट 2 करते हैं, पार्ट 2 बहुत आसान है, वही कह रहे हैं रेंज और डोमेन पता करनी है, ठीक है, मतलब डोमेन से रेंज निकालनी है। अब देखें यहाँ पर वही इन्होंने कहा है रेंज निकालनी है आपने, और इसमें पुट करके रेंज आएगी, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इसी में पुट करके रेंज आएगी। अब आपको क्या पता है अच्छी तरीके से बात, ए आपने क्या निकाला था 3 और बी क्या निकाला था आपने -5, ठीक है, यही निकाला था ना, थोड़ी देर पहले हमने देखा था। अब आपने ना सब कुछ पुट करते जाना है, आपके पास रेंज आती जाएगी। तो सबसे पहले फॉर x इक्वल टू 1 के लिए काम करेंगे 1, तो यहाँ 1 रखा मैंने, तो ये -2 ही आएगा ना, हमने किया तो था इससे पहले। चलो 1 रखते हैं, 1
ठीक है, ये हो गया आपका 3, देखो a 3 है और ये 1 है और ये -5 है। तो आपको पता है ये क्या आंसर आ रहा था आपका -2, और सॉल्व करोगे तो भी पता चल जाएगा, नज़र भी आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब सॉल्व करते हैं फॉर x = 2 के लिए, नहीं बल्कि 3 के लिए। 3 दिया, देखो 3 दिया तो 3 रखते हैं। तो देखो x भी आपके पास 3 है, a भी आपके पास 3 आया, x भी 3 आया, प्लस b आपके पास -5 आया। तो ये हो गया आपके पास 9 - 5, तो देख लेते हैं क्या आ रहा है। 9 - 5 4 आएगा, ठीक है, तो 4 ही आ रहा है। ठीक है, अब निकालते हैं फॉर x = 5 के लिए, तो इसी में पुट करते हैं। ये 5 आ गया, ठीक है, a क्या है 3, अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, 5 और प्लस और -5, देखो ये कितना हो गया 15 और -5, सिंपल जो है वो 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। तो रेंज क्या हुई आपकी, देखो अगर कंफ्यूज हो रहे हो ना, मैं एक चीज़ ये बता दूं कि मैं इधर पुट कर रहा हूँ रेंज निकालने के लिए। आपको पता है इस चीज़ को सॉल्व करते रेंज आता है, ए और बी आप निकाल चुके हो, एक्स आपको ये गिवन है, तो इस तरह रेंज निकल नहीं है हमारी। तो 10 आ गया, रेंज क्या निकली हमारी, पहले -2 निकली, फिर 4 निकली, फिर 10 निकली। ये आंसर है, सोल्यूशन भी सामने, आंसर भी सामने। आई होप घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलो अब आखिरी क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। तो स्टूडेंट ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इसमें बिल्कुल वही काम करना है जो इससे पहले किया। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b वेयर, फंक्शन ये दिया हुआ, यानी यहाँ पर आपको रेंज मिल जाएगी, यहाँ पर आपको डोमेन मिल जाएगी। क्या क्या रहे हैं, देखो अगर a और b की वैल्यू आपको पता हो और आप x की वैल्यू 2 रखोगे ना, -3 आएगा। यानी अगर मैं आपको a की वैल्यू बता दूं, जो कि अभी हमें नहीं पता, हमें पता करनी है, और इसी तरह b की वैल्यू भी हमें बता दूं, जो कि मुझे नहीं पता करनी है, लेकिन अगर मैं a और b की वैल्यू पुट करूं और x की वैल्यू 2 पुट करूं, तो आंसर आएगा -3। बात समझ रहे हो, सही है। इसी तरह यहाँ पर है, a और b की वैल्यू पुट कर दूं और -1x पुट कर दूं, तो आंसर आएगा 0। तो अब हमें कह रहे हैं a और b की वैल्यू बताओ, बस इक्वेशन सॉल्व करनी है। देखो ये हमें दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे x² - ax² + bx + 2 फॉर x = 2 है। ठीक है, x = 2 है, याद रखना ये पूरा चीज़ सॉल्व होके ये बनेगा। ये x की वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू ये है, हम इसी को निकालते आए हैं। तो x³ - ax² + bx + 1 = -3। x की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, 2³ a 2² + b 2 + 1, और ये -3 है यहाँ के, +3 = 0। 8 हो गया, -4a हो गया, 2 का स्क्वायर कर लिया, +2a हो गया, और +4 हो गया, और 0 हो गया। तो ये आपके पास आ रहा है। अच्छा इन दोनों को भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, इन दोनों को भी सॉल्व कर देते हैं। तो ये आपके पास आ रहा है 12। अच्छा ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, ये a नहीं है, ये b है। ठीक है, वो सॉल्व हो जाता अगर हम उसे a ले लेंगे। तो -4a + 2b = 0 इक्वेशन नंबर 1 के नाम से पुकारते हैं इसे। ठीक है, अब इसी तरह से इक्वेशन नंबर b, तो फॉर x = -1, 0 नहीं, x 0 नहीं है, -1 है। अच्छा तो क्या आएगा, x³। ठीक है, यहाँ भी ये लिख लो कि f2 -3 रखा है, f-1 और = 0। इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, ये चीज़ पुट कर दूंगा, ये चीज़ पुट कर दूंगा। तो x³ - ax² + bx + 1 = 0। x क्या है, x देख लो -1 है, यहाँ से निकला है, क्यूब -1a² + b -1 और +1। इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने। इक्वेशन नंबर 2 देखो, पावर ऑड है तो -1 रहेगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस a हो गया। ठीक है, प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, क्योंकि
स्क्वायर है तो वो तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, इसलिए माइनस ए रहेगा। माइनस बी प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। माइनस कॉमन निकल गया तो ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, माइनस उधर ले जाके ख़त्म हो गया, ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, ए उधर ले जाओ तो माइनस बी के बराबर आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 हो गया। तो पुट ए इन इक्वेशन, पुट ए इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ए पुट कर दो, बी की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा 12 माइनस ये हो गया आपका कितना 4, ए क्या दिया हुआ है माइनस बी प्लस 2b इक्वल टू ज़ीरो, तो 12 माइनस माइनस प्लस 4b, ठीक है। और ये आ गया आपका कितना प्लस 2b इक्वल टू ज़ीरो, 6b और माइनस 12, तो b उधर ले जाओ, माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6, ये 1 पर आता है, ये 2 पर आता है, तो b इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। अच्छा तो b तो आ गया, चेक करते हैं सही आया है। अच्छा हमारा माइनस 2 बिल्कुल ठीक आ रहा है। नाउ a निकालते हैं, तो पुट b इन इक्वेशन 1, इधर देख लीजिए पुट b इन इक्वेशन 1, तो a इक्वल टू माइनस बी, ए आ गया माइनस और माइनस 2, a इक्वल टू 2। अब आप देखिएगा कि a और b जो आया है ना, इसको यहाँ पे डालें और आप x की वैल्यू को डालें, x की वैल्यू 2 रखें, तो यही -3 आएगा आपके पास, ठीक है। लेकिन ये नहीं करना, सिर्फ इतना ही करना है हमें, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप बात अच्छी समझ में आई होगी, पूरा क्लैरिटी से आंसर सामने है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ, मैंने काफ़ी टाइम दिया है इसे, जब जाके मैं कंप्लीट कर पाया हूँ। शेयर करिएगा, ठीक है, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।